समन के पुराने सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पुराना रूल्स बच गए थे हमारे उस कंसर्न्स में, अभी जो जस्ट पुराना लेक्चर था थोड़ा सा है 2 मिनट में उसको समराइज कर लें ताकि फिर से आपको रिकॉल हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने समन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद इससे संबंधित जो रेलेवेंट सेक्शन एंड ऑर्डर्स थे उसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसके लिए हमने सेक्शन 27 to 32 ऑफ सीपीसी इसको डिस्कशन कर लिया। इसके एग्जाम्पशंस के लिए हमने 132 एंड 133 हमने कर लिया, जहां एग्जाम्पशंस पर्दानसी महिला को मिला है और 133 में जिसको इसके लिए इंपावर्ड किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ये कंप्लीट। इसके अलावा हमने ऑर्डर 5 किसके लिए, समन फॉर डिफेंडेंट, एंड ऑर्डर 16 की बात की थी। और इसमें किसके लिए चर्चा था, फॉर विटनेस अर्थात गवाह के लिए। ऑलरेडी हमारा ये दोनों ही पार्ट डिस्कस हो चुका था। अभी हमारा ऑर्डर फॉर डिफेंडेंट की, ऑर्डर 5 जिसमें समन टू डिफेंडेंट की बात हो रही थी, वो कंटिन्यू हो रहा था। हम लोग चाहते हैं कि इसको कंप्लीट करें। तो ऑर्डर 5 इसमें भी हमने जो इसका मेन एसेंशियल पार्ट था, जो कहा जाता है कि समन्स एंड देयर एसेंशियल्स, उस समन्स एंड एसेंशियल्स को हमने कवर करवा लिया था, जिसमें रूल 1 to 8 ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। ये जो रूल 1 to 8 कवर हो चुका, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा लेंथी पार्ट है। टोटल इसमें रूल कितने थे, टोटल रूल था 1 to 30, इसमें ऑलरेडी हमने 1 to 8 कवर कर लिया। अब हम लोग रूल 9 to 30 पाएंगे। इसमें जो दूसरा सेगमेंट बटा हुआ है, जो सीपीसी बिहेवियर एक्ट में जाएंगे तो उसमें जो लिखा है वो है सर्विंग ऑफ समन, अर्थात समन की सर्विंग कैसे हो जाए। पुराने पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि समन में एसेंशियल क्या होना चाहिए, क्या क्या कंसर्न्स होने चाहिए, कौन एपियर होगा, क्या होगा, वो सारी बातें थी। इसमें ये होगा कि सर्विंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सर्विस ऑफ समन। समन को सर्विस कैसे किया जाए, मतलब कैसे जो प्रतिवादी है या डिफेंडेंट है या जिसके नाम से समन है उसको तामील कैसे करवाया जाए। तामील का मतलब सर्विस को यदि हिंदी में करेंगे तो इसको कहते हैं तामील, अर्थात उसको कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। अब जब पहुंचाया जाएगा तो इसके लिए जो सबसे डिटेल है वो है रूल 9 में। रूल 9 इसमें टोटल 6 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट है इसमें। इन 6 पॉइंट्स में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, इस बात को डिटेल किया गया है कि किन आधार पे उन कंसर्न्स को, समन को तामील करवाया जाए। तो इसमें जो 9 का फर्स्ट है उसमें यह बताता है कि यदि कोर्ट में कोर्ट का जो नॉर्मल जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में या तो प्रतिवादी खुद रहता है जिसके नाम पे समन डायरेक्टेड है, या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट किससे संबंधित है, यदि डिफेंडेंट या उसका ऑथराइज्ड एजेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शनल एरिया में रहता है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शनल एरिया अर्थात कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहता हो, क्षेत्राधिकार में रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में समन की सर्विंग कैसे होगा। तो ऐसे परिस्थिति में यही 9 का 1 कहता है कि जो समन होंगे या तो कोर्ट जैसी यदि अदरवाइज डायरेक्ट ना करे। अदरवाइज डायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट समय परिस्थिति को देखते हुए, न्याय की आवश्यकता को देखते हुए जैसा भी चाहे पूरे सीपीसी या पूरे भी रूल या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोर्ट को ये पावर दी गई है, अलग अलग अर्थों में अलग अलग कोर्ट को, कि यदि उसे लगे कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो सारे सीपीसी या सारे रूल्स या सारे संवैधानिक या सारे जितने भी कानूनन प्रावधान हैं सबको साइड करते हुए कोर्ट को यह राइट मिलता है कि वो न्याय तक पहुंच सके। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलग राइट्स हैं, हाई कोर्ट के अलग हैं, लोअर के अलग कंसर्न्स हैं, वो अलग अलग कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये माने कि इसीलिए हर जगह राय साहब जहां भी इस संबंध में जो लॉ की किताब आपने देखा होगा, इसमें जितने भी रूल्स चैप्टर्स आपने देखा उसमें लिखा होता है इफ अदरवाइज नॉट डायरेक्टेड, यहां लिखा ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अदरवाइज नॉट डायरेक्टेड का मतलब होगा कि इन नियम के अलावा भी यदि कोर्ट चाहे या जज को लगे तो अदरवाइज डायरेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए वो एक कॉमन सा कंसेंसस है जो हमेशा ही लिखा होता है। तो कहा जाता है कि यदि अदरवाइज डायरेक्ट ना करे तो नॉर्मली क्या कर सकता है उसकी बात करते हैं। तो यदि डिफेंडेंट
या उसका ऑथराइज्ड एजेंट, मतलब जो उसके व्यापार में सहायक है या उसका मैनेजर है या जो कुछ भी ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए कंसल्स में क्या होंगे, तो कैसे भेजा जाएगा, तो उसको या तो डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट भेजा जाएगा, कैसे, बाय द मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट और अदरवाइज, रजिस्टर्ड पोस्ट या अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब स्पेशल मैसेंजर के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स वगैरह हैं, आगे इसकी भी चर्चा करवाएंगे कि इसी में है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेल जैसे चाहे जैसा भी हाई कोर्ट ने जैसा नियम बनाया है इस संबंध में, या जो भी नियम तत्कालिक उस राज्य में है उस नियम के तहत डायरेक्टली उस व्यक्ति को भेजेगा या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को भेजेगा, या फिर प्रॉपर ऑफिसर असाइंड, जो व्यक्ति उस प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा जो उसको समन सर्व करवाए। तो किसको दे सकता है, या तो डायरेक्ट दे सकता है या डायरेक्ट भेज सकता है उसे, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा जो प्रतिवादी को समन करेगा, जो डिफेंडेंट को देगा, डिफेंडेंट को समन सर्व करेगा। अब यहां ध्यान रखो, हमने कहा दो कंसर्न्स, यदि कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो व्यक्ति या उसका ऑथराइज्ड एजेंट रहता है तो पहला हमने क्या कहा कि वो डायरेक्टली उस व्यक्ति को या तो पोस्ट से या किसी अन्य तरीके से समन दिया जा सकता है। दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर को भेजा जाएगा, और वो प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर उसे सर्व करे। यहां आप स्पेशली इस पॉइंट को ध्यान रखो, ये जब हम लोग आगे आएंगे तो रूल 24, 27, 28 और 29 के बारे में, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। इसी में ऑर्डर 5 का ही रूल 24, 27, 28 एंड 29 में इसके बारे में डिटेल है। अब ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, फिर वहां भी हम लोग चर्चा करवाएंगे। जैसे कई बार कोर्ट की नजर में ऐसा होता है, या कई बार व्यक्ति की जो नौकरी या जैसा परिदृश्य है उस परिदृश्य में ऐसा होता है कि व्यक्ति को डायरेक्ट समन नहीं भेजा जा सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो, जो आर्मी है हमारा, या एयरफोर्स है या नेवी है, इसमें जो व्यक्ति नौकरी करता है, तो चूंकि इनकी जगह फिक्स नहीं होती, ऊपर से इनके साथ हम डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए इनको जब भी समन वगैरह एक्सेट्रा जब को भेजने होंगे तो इनके जो कमांडर इन चीफ होते हैं या इनके जो ऑफिसर्स कमांडर होते हैं उन ऑफिसर्स को भेजा जाता है, और वहां से इनके द्वारा जो समन्स है उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। एक दूसरा कंसर्न ये होगा, जैसे मान लो रेलवे में कोई व्यक्ति नौकरी करता है, अब रेलवे में नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लगातार इधर उधर घूम रहा होगा, तो उसको समन कैसे दिया जाए। मान लो पोस्टमैन आएगा, अभी वो व्यक्ति कहीं और है, नहीं आएगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति की परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं है। ऐसे कंसर्न्स में भी यदि कोर्ट डायरेक्ट करे तो फिर कोर्ट उस ऑफिसर्स को भेज सकता है जिसके अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं। हाँ, यहां ध्यान रखो कि यदि सिविल ऑफिसर्स होंगे, जैसे सिविल में कोई मुद्दा काम करता है, कोई व्यक्ति काम करता है, या लोकल अथॉरिटी में कोई व्यक्ति काम करता है, वहां कोर्ट की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट भी समन करवाए, या यदि उस प्रॉपर ऑफिसर जिसके नीचे वो काम करता है, ताकि जब वो आए तब वो ऑफिसर सर्व करवा दे, ऐसे कंसर्न्स में ये कर सकते हैं। लेकिन जब इसी में हम लोग मिलिट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें फिक्स है कि उसमें हम डायरेक्ट सर्व ही नहीं कर सकते, कोर्ट डायरेक्ट सर्व ही नहीं करेगी, वो केवल और केवल उसके जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो कमांडिंग ऑफिसर से ही, कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा ही उसको समन सर्व करवाया जाएगा। तो क्लियर हुआ, मतलब ये कब होगा, जब डायरेक्ट समन हो रहा था तो हो ही रहा था, नहीं यदि ऐसे कंसर्न्स है जहां डायरेक्ट सर्व करना संभव नहीं है, किस केस में, आर्मी एक्सेट्रा के केस में, या फिर जहां उचित नहीं है, किस केस में, जहां रेलवे में नौकरी करता है या कोई सिविल में नौकरी करता है या किसी ऑफिस में नौकरी करता है, तो उस व्यक्ति की जो पहुंच है वो फिक्स कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और इसी फिक्स को मुश्किल हो जाने के चलते उस ऑफिसर्स को दे दिया जाए जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है, और फिर वो ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये 29 में स्पेशली मेंशन किया गया है, आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे रूल 29 में, ये उस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को समन सर्व करवाए, और फिर इसकी सारी की सारी सूचना या जो कुछ भी क्रेडेंशियल्स या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके उस कोर्ट को दोबारा भेजे। तो क्लियर हो गया। तो इस मुद्दा को आप ये भी समझ सकते हो, लिख सकते हो ऐसा कि इसके बारे में जो प्रॉपर ऑफिसर होंगे कहां डिटेल है 24, 27, 28 और 29 में, और ये कब होगा तो इसके लिए भी एक कंसर्न लिख लो कि यह जब डायरेक्टली व्यक्ति को या डिफेंडेंट को जिसके नाम पे समन निकाला गया है उसे समन सर्व करना
पॉसिबल नहीं हो या फिर बेनिफिशियल नहीं हो। ऐसे ही दोनों ही कंसर्न्स में, क्योंकि आर्मी वगैरह केस में क्या हुआ, सब पॉसिबल नहीं होगा, और अदर में यदि लगता है बेनिफिशियल नहीं है, अदर जो सिविलियंस है उसमें डायरेक्ट भी भेजा जा सकता है या उसके ऑफिसर्स जो कंसर्न्स ऑफिसर है उसके थ्रू भी भेजा जा सकता है। यहां स्पेशली ध्यान रखो, ऐसा कब किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को, जब डायरेक्ट समन सर्व करना पॉसिबल नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो, कब, आर्मी वगैरह के केस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एटसेट्रा, या बेनिफिशियल नहीं हो। बेनिफिशियल अर्थात नहीं हो, बेनिफिशियल का मतलब टाइम टेकिंग हो, ऐसे कंसर्न्स में प्रॉपर ऑफिसर्स को दिया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी में रूल जो इसी 9 के रूल 9 का पॉइंट 2 क्या कहता है। अब इसी में प्रॉपर ऑफिसर के बारे में, जो प्रॉपर ऑफिसर है, यहां भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया। कहा गया कि वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो किसी कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता है, बजाय उस कोर्ट का जिस कोर्ट ने समन निकाला है। 9.2 में थोड़ा सा प्रॉपर ऑफिसर के बारे में डिस्कशन किया गया है, डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन क्या है इस बात को यहां समझो। 9.2 कहता है जो प्रॉपर ऑफिसर 9.1 में डिस्कशन किया गया वो ऑफिसर, अन्य ऑफिसर तो है ही जैसे अभी हमने बताया 24, 27, 28 और 29 के तहत, लेकिन इसमें ये एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि ये कोई कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता, दूसरे कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूसरे कोर्ट में नौकरी कर रहा है, ऐसे कंसर्न्स में उस कोर्ट के जो ऑफिसर होंगे उसको समन भेजा जाएगा, ना कि डायरेक्ट उस व्यक्ति को। हाँ, लेकिन ये कंसर्न्स ये है कि जो समन भेजा जाएगा उसकी भाषा या उसकी जो शैली होगी वो वैसा होगा जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी। अर्थात सबसे पहले ये समझ लो प्रॉपर ऑफिसर तो ये कौन हो सकता है, मे बी द ऑफिसर ऑफ अदर कोर्ट, दूसरे कोर्ट का भी कोई अधिकारी हो सकता है। अब पूछोगे अपने कोर्ट का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता है, अर्थात जिस कोर्ट ने समन जारी किया, क्योंकि जिस कोर्ट ने समन जारी किया यदि उसी कोर्ट का कोई ऑफिसर होता तब तो डायरेक्टली उसे सर्व कर दिया जाता, फिर तो ऑफिसर की जरूरत ही नहीं होती। अब कंसर्न्स है कि यदि वो दूसरे कोर्ट में कोई व्यक्ति है जिसपे समन निकाला गया तो ऐसे कंसर्न्स में इस प्रॉपर ऑफिसर को भी भेजा जा सकता है, और वो प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा, वो दूसरे कोर्ट का ऑफिसर भी हो सकता है, यहां स्पेशली बताया है। अदरवाइज जो दूसरा कोर्ट का ऑफिसर है कहां है, 24, 27 एंड 28 में इस बात के लिए डिटेल किया गया। जैसे आर्मी में है या रेलवे में है या फिर उसको जेल में है कोई व्यक्ति, मान लो ऐसा भी तो सकता, मान लो कोई जेल में है तो जो जेल में व्यक्ति है तो जेल वाले व्यक्ति को क्यों कौन सर्व करेगा, डायरेक्ट तो उसे सर्व कर नहीं सकते, तो जो जेल का सुपरिंटेंडेंट होगा या जो कमांडिंग अथॉरिटी होगा जेल का उसके थ्रू हम समन भिजवाएंगे। तो यही बात कर रहा है कि वहां सब तो ये क्लियर ही है, 24 में प्रिजन वाले के साथ है और जो 27 और 28 है उसमें मान लो 27 में रेलवे एक्सेट्रा जो सिविलियन के लिए और 28 में आर्मी वालों के लिए है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा। तो यहां कहा जा रहा है स्पेशली ये क्लियर कर दिया कि जो अदर कोर्ट के ऑफिसर्स हैं वो भी हो सकते हैं। हां, अब यहां एक पॉइंट और भी हमें ध्यान रखना है, यहां रूल 30 को भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, फिर आपको कुछ चर्चा हो जाएंगी क्लियर। इसी 2 में क्लियर किया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर मे बी द ऑफिसर ऑफ द अदर कोर्ट, एंड दूसरा इसी में बताया है कि यदि इफ सो, यदि ऐसा है तो क्या होगा, द समन मे बी इन फॉर्म ऑफ एज द कोर्ट डायरेक्टेड, मतलब ये हुआ कि कोर्ट जैसा डायरेक्ट कर रहा है या जिस तरह का सजेशन दे वैसा ही समन भेजा जाएगा। नॉर्मल समन भेजा जा भी सकता है या भी नहीं जा सकता है, अर्थात समन की जो भाषा शैली होगी वो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। यहां रूल 30 को समझते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। रूल 30 ये कहता है कि किसी कंसर्न्स में यदि मान लो कोई व्यक्ति है जो कोर्ट की नजर में ऐसा उच्च पदस्थ व्यक्ति है जिसे आदेशित भाव से नहीं कहा जा सकता या नहीं कहा जाना चाहिए, अर्थात ऑर्डरली मैनर में, ऐसे कंसर्न्स में यदि कोर्ट की नजर में वो व्यक्ति इतना उच्च पदस्थ है तो उसको समन के बजाय एक लेटर भेजा जाएगा और सारी प्रोसेस समन की तरह ही होगी, वो भी जज के द्वारा ही साइन होगा, उसमें भी उसी सारे कंसर्न्स की चर्चा की जाएगी जो समन में की जाती है, लेकिन उसकी जो भाषा शैली होगी और जो नाम होगा वो कुछ डिफरेंट होगा और वो जज के साइन से भेजा जाएगा, उसको कहते हैं कि लेटर साइन हुए इंस्टीड ऑफ द समन, मतलब जो समन भेजना है उसके बदले में एक लेटर भेजा जाएगा और सारा कंसर्न सेम ही होगा।
तो सिमिलरली यहां ये कह रहा है कि यदि यहां कोर्ट का ऑफिसर है और एक कोर्ट ही भेज रहा है, इसका मतलब इसका जो रैंक है वो हायर है, तो इसे आदेशात्मक नहीं भेजा जा सकता। और जब आदेशात्मक नहीं भेजा जा सकता तो यहां जो समन की भाषा शैली होगी वो यदि कोर्ट को लगे तो कोर्ट उसे बदल सकता है। यही बात कहता है रूल 2 कि द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट अदर देन दैट इन व्हिच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, अर्थात जिसमें सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसके अलावा जो व्यक्ति कोर्ट होगा उस कोर्ट का ऑफिसर हो सकता है। और यदि ऐसा है तो समन मे बी सेंट इन हिम एज द मैनर कोर्ट डिसाइड, और यदि इफ सो तो समन जैसा कोर्ट डिसाइड करे उस तरीके से भेजा जाएगा। क्लियर? मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर है रूल 30 यहां स्पेशली ध्यान रखा गया कि यदि कोई ऐसा सीनियर कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा सीनियर पोस्ट पे व्यक्ति है जिसके पद की गरिमा है तो उसे समन नहीं भेजा जाता, तो उसमें हमें लेटर भेजा जाता है। वैसी ही बात रूल 30 के तहत यहां कह दिया गया 9(2) में एक्सप्लेन करके प्रॉपर कि जो प्रॉपर ऑफिसर था वहां प्रॉपर ऑफिसर कोर्ट का भी हो सकता है, और यदि कोर्ट का होगा तो कौन सा कोर्ट होगा? अदर कोर्ट का होगा, अपना कोर्ट का क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अपना कोर्ट का होता तब तो डायरेक्टली उसे सर्व कर दिया था, फिर तो ऑफिसर को सर्व करने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर यदि ऐसा है तो समन की जो भाषा शैली है, समन के जो प्रारूप होंगे, फॉर्मेट्स होंगे, रूपरेखा होगी, वो कैसा होगा? नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कोर्ट जैसा डिसाइड करे, यदि किसी अलग तरीके से तो अलग तरीके से समन उसे भेजा जाएगा। ये है 9 का 2। इसके बाद आता है रूल 9 का ही 3, जो 9 के 3 में ये कहा गया कि समन किस फॉर्मेट में भेजा जा सकता है। तो कहा गया कि समन जो भेजा जाएगा वो समन या तो रजिस्टर्ड पोस्ट विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजने के बाद जो रिसीविंग है वो वापस उस भेजने वाले को पहुंचाया जाता है। तो ओरिजिनली ये इसका मतलब ये होता था कि सबसे ऑथेंटिक सर्विंग का मतलब यही होता था, अर्थात यदि प्रॉपर तरीके से किसी व्यक्ति को आपने जो चिट्ठी भेजी है वो पहुंची या नहीं पहुंची, इसके लिए रजिस्टर्ड पोस्ट में एक ऐसा प्रावधान था। अब तो खैर स्पीड पोस्ट होता है, तो स्पीड पोस्ट में ऑलरेडी स्पीड पोस्ट पहुंचने का मतलब ये हो जाता है कि वो एक्सेप्टेबल हो गया। पहले रजिस्टर्ड पोस्ट में ये होता था कि जो रिसीविंग होती थी वापस उस व्यक्ति को दिया जाता था। तो यही कंसर्न है कि सबसे पहला अभी भी कोर्ट में किया जाता है, इसको कहा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, अर्थात ये होगा कि इसके द्वारा भेजा जा सकता है। किससे भेजा जा सकता है? तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब 3 ये कह रहा है कि कैसे भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा। तो इसके लिए 3-4 पॉइंट्स इसमें बताया गया कि पहला किस तरीके से भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एक्नॉलेजमेंट ड्यू या तो ये हो या फिर स्पीड पोस्ट, अब जनरली स्पीड पोस्ट का ही इस्तेमाल होता है, या फिर कोई अदर मींस जैसा कोर्ट डिसाइड करे, अदर मींस जैसा कोर्ट डिसाइड करे, या फिर उस कोरियर सर्विस को, जिन कोरियर सर्विस को हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज ने पैनलाइज इंपैनल्ड किया है। इंपैनल्ड करने का मतलब यह हुआ किसी भी कुरियर कंपनी से आप नहीं भेज सकते, कुछ खास कुरियर कंपनी होती है जिसको हाई कोर्ट ने इंपैनल्ड किया है कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा, वो इंपैनल्ड कुरियर कंपनी या फिर हाई कोर्ट ने यदि रूल बनाया है तो वो अन्य इलेक्ट्रॉनिक मींस भी जैसे ईमेल, फैक्स एक्सेट्रा के द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या बताएगा? सबसे पहले रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, उसके बाद स्पीड पोस्ट, अदर मींस एज कोर्ट डायरेक्ट, उसके बाद क्या है इसमें, इसी के बाद इसमें यह है कि थ्रू कुरियर सर्विस, थ्रू कुरियर सर्विस। हाँ, यहां ध्यान रखो कुरियर सर्विस में कौन कौन सा, तो जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज इंपैनल्ड करे, डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पैनल बनाया गया हो, पैनल बनाया गया हो, मतलब यह होगा कि हाई कोर्ट
या डिस्ट्रिक्ट जज, यदि जिला में है तो जिला जज ने जो इंपैनल किया है, जिन जिन कुरियर सर्विस का नाम उसमें मेंशन, उसने लिस्टिंग की है, उसके थ्रू भेजा जा सकता है। या फिर और एक पॉइंट और है इसमें कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक मींस, अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस एज हाईकोर्ट डिसाइडेड। यहां हाईकोर्ट ही है, यहां हाईकोर्ट डिसाइडेड मतलब यह है कि हाईकोर्ट जैसा डिसाइड करे, यदि इलेक्ट्रॉनिक मींस में यदि ईमेल, फैक्स या कुछ भी जैसा भी है, तो इन सब तरीके से समन को सर्व किया जा सकता है। यह कहता है रूल 9 का 3। अब उसके बाद जो रूल 9(4) है, एक पॉइंट और भी ध्यान रखो, रूल 9(3) में ही एक पॉइंट और स्पेशली मेंशन किया गया है इसके प्रोविजो में, अर्थात इसके परंतुक में, ये प्रोविजो में यह बताया गया है कि इसमें जो भी खर्च आएंगे, अर्थात समन भेजने में जो भी खर्च आएगा वो प्लेंटिफ को देना होगा, मतलब ऑन द कॉस्ट ऑफ प्लेंटिफ। जो भी ये समन भेजा जा रहा है, इसमें जितने भी चाहे प्रिंटिंग के कॉस्ट हो या इसको सेंडिंग के कॉस्ट है, जो कुछ भी है, वो सारा कॉस्ट कौन देगा? तो कॉस्ट प्लेंटिफ देगा। मतलब इसी में प्रोविजो में लिखा है कि कॉस्ट प्लेंटिफ देगा, प्लेंटिफ अर्थात वादी देगा, जो कॉस्ट कौन होगा वो प्लेंटिफ देगा। ये क्लियर? तो ये इसी रूल 3 के प्रोविजो में है। इसके बाद रूल 4 आता है। रूल 4 थोड़ा स्पेशली, सॉरी उसी 9 के ही पॉइंट 4 आता है, ये थोड़ा स्पेशली हमें समझना होगा। जो 9 और एक पॉइंट और भी फिर ध्यान रखो, ये जो हमने कहा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज या हाईकोर्ट के इंपैनल्ड है, ये बात इसी 9 के पॉइंट 6 में है। 9 के पॉइंट 6 में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज जो इंपैनल करेगा। अब आते हैं हम लोग और 3 में क्या लिखा है कि जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? प्लेंटिफ बेयर करेगा। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं रूल 9 के ही 4 में। ये कहता है कि यदि कोर्ट अदरवाइज कोई प्रावधान करे, अर्थात किसी भी मींस से किसी व्यक्ति को डायरेक्ट करे कि उसे समन को सर्व करना है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है उसको छोड़ के, यदि कोर्ट चाहे तो किसी व्यक्ति को किसी खास मोड से समन सर्व करने के लिए कह सकता है। और यदि कोर्ट ने ऐसा मेंशन कर दिया, यदि उसे लगता है, तो जो रूल 21 है वो लागू नहीं होंगे। अर्थात रूल 21 का मतलब ये होगा, याद करिए हमने इससे पहले ही कहा था जब हम लोग सेक्शन 28 पर है तो 28 पर रहे तो उस कंसर्न में क्या था कि अदर स्टेट वाला जो मुद्दा है, तो अदर स्टेट या अदर जुरिस्डिक्शन का जो भी मुद्दा होगा, तो सामान्य अर्थों में कैसे भेजा जाता है? सामान्य अर्थों में वहां के कोर्ट को समन भेजी जाती है, व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं भेजी जा सकती। लेकिन यहां रूल 9 के 4 में एक स्पेशल सा पॉइंट स्पेशलाइज कर दिया गया कि यदि कोर्ट स्पेशली इस बात के लिए डायरेक्ट करता है तो रूल 21 लागू नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए स्पेशली डायरेक्ट करने होंगे, और स्पेशली डायरेक्ट करने का मतलब यह हुआ कि कोई प्रॉपर ऐसा कारण होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो रूल 9 का 4 ये कहता है कि इफ कोर्ट ऑर्डर्ड एज सच, यदि कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है तो किसी भी मींस के द्वारा, जो रूल 9 के 3 में है उसमें किसी भी मींस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कहीं भी समन सर्व किया जा सकता है और उस पर रूल 21 लागू नहीं होंगे। हाँ, एक्सेप्ट एक पॉइंट है कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है वो उससे छोड़ के। इसको कैसे समझ लो, इफ कोर्ट ऑर्डर एज सच, तो कहीं भी समन सर्व किया जा सकता है। इसलिए हमने कहा ना कि जहां भी कोर्ट को लगता है ऐसा, जज को ऐसा लगेगा कि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक है, तो सारे नियम को शिथिल कर दिया जाएगा। शिथिल करने का मतलब सारे रूल को हॉल्ट कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि 9(4) इफ कोर्ट ऑर्डर एज सच, तो कहीं भी समन सर्व किया जा सकता है। कहीं भी का मतलब रूल 21 लागू नहीं होंगे, रूल 21 लागू नहीं होगा। और रूल 21 क्या था, याद करिए कि यदि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर किसी कोर्ट में भेजना है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कहीं भेजना है, तो डायरेक्ट समन नहीं भेजा जाता था, वो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता था। ये क्या कह रहा है रूल 21? क्या कह रहा है कि क्षेत्राधिकार से बाहर, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर यदि कहीं भेजना है, बाहर समन भेजना हो, तो कोर्ट को भेजा जाता है। तो
कंसर्न कोर्ट को भेजा जाता है, न कि व्यक्ति को डायरेक्ट। कंसर्न कोर्ट को भेजा जाता है। ये था रूल 21 और इसमें यही बातें कह रहा है कि यदि कोर्ट स्पेशली ऑर्डर कर दे, ऑर्डर एज सच, ऐसा ऑर्डर करे, तो फिर ये जो रूल 21 है, ये रूल 21 लागू नहीं होगा, अर्थात ऐसे कंसर्न्स में कहीं भी लागू किया जा सकता है। और किस तरीके से, तो इसी 4 में है। पहले तो हमने कहा कहीं भी, अब यहां इसमें एक पॉइंट और भी है कि किस तरीके से, मतलब किस तरीके से, मॉड कौन सा होगा, तो कहा गया कि वो सारे तरीके जो 9(3) में मेंशन्स हैं, एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। किस तरीके से समन सर्व होगा, कैसे भेजा जाएगा, तो रूल 9(3) में जितने भी तरीके मेंशन्स हैं, उन सारे तरीके से। किस तरीके से, तो इसमें होगा रूल 9 के 3 में मेंशन सभी तरीके से। रूल 9 के 3 में मेंशन सभी तरीके से, एक्सेप्ट मतलब अपवाद कौन है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। केवल एक ये तरीका है जो 9(3) में हमने चर्चा करवाई थी ना, कितने सारे पॉइंट थे, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू था, उसके बाद स्पीड पोस्ट था, उसको डायरेक्ट था, मैसेंजर के थ्रू था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मींस था, कोर्ट यदि चाहे जैसा भी करे। तो इतने सारे तरीके में से, या कुरियर लिस्ट, हमने कुरियर के लिस्ट थे, उस कुरियर के लिस्ट में से किसी कुरियर के द्वारा भिजवाया जा सकता था। तो कहा गया कि यदि कोर्ट चाहे तो इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट भी भेज सकता है, लेकिन उसे स्पेशली लिखना होगा, स्पेशली बताना होगा। और यदि ऐसा है तो रूल 21 लागू नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या है जो 9(4) में है कि 9(3) का एक तरीका बस नहीं होगा, अर्थात रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला जो कंसर्न्स था, जो तरीके थे, इस तरीके के छोड़ के 9(3) के सारे तरीकों के द्वारा यदि कोर्ट चाहे तो कहीं भी समन सर्व करवा सकता है। और यदि कोर्ट ने को ऐसा लगता है तो रूल 21 एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसी में आता है रूल 9 का 5। ये रूल 9 का 5 ये कहता है कि यदि ऐसा जो कुछ भी एक्नॉलेजमेंट है जो अब भेज दिया गया, मान लो समन भेज दिया गया उस व्यक्ति को, तो जो एक्नॉलेजमेंट या रिसीविंग जो भी कुछ मिल गया, उस मिलने के आधार पे यह तय मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को समन सर्व्ड हो गया। या फिर यदि उस व्यक्ति ने रिफ्यूज कर दिया और उसने समन नहीं लिया, और यह बात भी कोर्ट के द्वारा उस रिसिप्ट में वापस आ गया कि उस व्यक्ति ने मना कर दिया है लेने से, अर्थात यदि उसने एक्सेप्ट किया है इस बात की रिसिप्ट, और या फिर उसने मना कर दिया है, तो इस बात भी जो वापस आ गया है, यदि ये दोनों ही बातें भी हो, तब भी ये माना जाएगा कि उसे समन सर्व्ड हो गया है। और उस पर आगे की कार्रवाई इस आधार पर की जाएगी कि वो या तो आ जाए, उपस्थित हो जाए तो आगे अपना पक्ष रखे, या नहीं भी रखे तो माना जाएगा कि वो कोर्ट को इग्नोर कर रहा है और उससे छोड़ते हुए कोर्ट आगे बढ़ जाएगी। क्लियर। तो रूल 9 का 5 कहता है कि अब जो भी कुछ है, इस तरह से जो भी सर्विंग होगी वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। मतलब रूल 9(5) कहता है कि या तो एक्नॉलेजमेंट आ जाए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विंग, या तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विंग आ जाए, या फिर रिफ्यूजिंग की रिसिप्ट आ जाए, रिफ्यूजिंग की रिसिप्ट आ जाए। रिफ्यूजिंग की रिसिप्ट का मतलब जो कोरियर कंपनी या जो स्पीड पोस्ट वाला था, उसने इस बात को लिख के दे दिया, वो एजेंट लिख के दे दिया कि उस व्यक्ति ने समन को रिसीव नहीं किया या लेने से मना कर दिया। ऐसे दोनों ही कंसर्न्स में, किसी भी कंसर्न्स में यदि उस व्यक्ति तक ये पहुंच गया, अब वो व्यक्ति इसे एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे, ये माना जाएगा कि समन सर्व्ड हो गया। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि यदि उसके पास समन पहुंच गया, चाहे वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, दोनों ही परिस्थिति में यह माना जाएगा कि समन उसे सर्व हो गया। ये क्लियर। तो मतलब ये होगा कि यदि पास पहुंच गया, इसको ऐसे लिख लो, चाहे वो ले, चाहे एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे, चाहे व्यक्ति समन को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे,
दोनों ही परिस्थिति में समन एक्सेप्टेड माना जाएगा, दोनों ही कंडीशन में समन एक्सेप्टेड माना जाएगा या समन सर्व्ड माना जाएगा, अर्थात समन उस व्यक्ति को सर्व हो गया है ऐसा माना जाएगा। ये रूल 9 का 5 कहता है। एक पॉइंट इसी में एक और प्रोविजन बना के कहा गया है कि यदि मान लो उस व्यक्ति को समन सर्व हो गया और ये जो एक्नॉलेजमेंट या रिसीविंग थी वो किसी कारण से खो गया या कोर्ट को नहीं प्राप्त हुआ, तो कहा गया यदि ये खो गया तब भी इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, तब भी ये माना ही जाएगा कि उस व्यक्ति को समन सर्व्ड हो गया है और उस व्यक्ति को उसके लिए लायबल होना होगा। अब पूछोगे जब एक्नॉलेजमेंट खो गया तो क्या होगा, जो कंसर्न हमने यहां ये बताया कि वो व्यक्ति एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे, प्रश्न उठता ही नहीं है। तो एक्नॉलेजमेंट में भी तो यही मिल रहा था कि वो व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया या ये बताया जा रहा था कि उसने रिफ्यूज कर दिया, दोनों में तो बात एक ही होता। इसलिए ये यदि किसी कारण बस एक्नॉलेजमेंट ना मिले या खो जाए या मिसप्लेस हो जाए और ये पता चल जाए कोर्ट को कि जो समन है वो सर्व प्रॉपरली हुआ है, तो केवल इस डिफॉल्ट के कारण कि एक्नॉलेजमेंट प्रॉपरली नहीं मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो व्यक्ति ऐसा माना जाएगा कि समन सर्व्ड हो गया। इसी में रूल 5 में ही एक प्रोविजन बना के आगे कहा गया है कि यदि एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट नहीं मिला हो और सारा चीज मतलब और जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं और सारे चीज या प्रोसीडिंग प्रॉपर हुआ हो तब भी यह माना जाएगा कि समन सर्व्ड हो गया है। ये क्लियर हो गया ये मुद्दा, यहां भी समझ लो। 9.5 कहता है कि यदि आपने रिफ्यूज किया या एक्सेप्ट किया तो भी माना जाएगा कि सर्व्ड है। यदि रिसिप्ट भी किसी कारण से खो गया लेकिन और सारी चीज ठीक है, मतलब प्रॉपर एड्रेस प्रॉपर व्यक्ति के साथ उसे सर्व किया गया था, तो भी ये माना जाएगा, ऐसा कंसर्न हो गया। अब फिर आते हैं 9.6 में यही हमने बताया था अभी। 9.6 में यह कहा गया कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट या जो कुरियर कंपनीज होंगे वो कुरियर एक्सेट्रा की जो बातें होंगी वो कौन भेजेगा, तो कुरियर के संबंध में जो कुरियर कंपनी की इंपैनलमेंट होंगी वो हाईकोर्ट करेगा या डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। यह है कुरियर कंपनी का निर्धारण, कुरियर कंपनी का इंपैनलमेंट, मतलब किन कुरियर कंपनी से ये सर्व करवाना है, क्या भेजना है, ये कौन करेगा, ये करेगा हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज, हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज ये कार्य करेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक टर्म और होता है 9 का ए। 9 का ए कहा गया, ये तो 9 का पॉइंट था, इसके बाद आता है 9A। इसमें कहा गया है कि यदि प्लेंटिफ ऐसा चाहे, जो कि इसमें हमने क्या बताया था, आगे एक टर्म आएगा जिसमें कहा जाएगा कि जो भी कॉस्ट है वो अभी आगे हमने बताया कि क्या था, कि जो कॉस्ट है अर्थात समन भेजने का, वो समन भेजने का कॉस्ट किस पे आता है, प्लेंटिफ पे आता है। तो प्लेंटिफ यदि इस बात के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें डायरेक्टली समन दे दें और वो समन हम डायरेक्ट ही डिफेंडेंट को सर्व करवा देंगे, या फिर प्लेंटिफ ने कहा कि वो अपने तरीके से डिफेंडेंट को समन सर्व करवाएगा, तो कोर्ट यह आदेश दे सकती है और वो समन जो प्रॉपर फॉर्मेट्स में है वो और सारे प्रॉपर फॉर्मेट्स वही होंगे, तो वो समन प्लेंटिफ को भी दे दिया जाएगा कि प्लेंटिफ उसे डिफेंडेंट को जाके सर्व करवाए। क्लियर। तो इसमें यह है कि समन सर्व्ड बाय प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के द्वारा सर्व। ऐसा क्यों किया, जब प्लेंटिफ खुद ही कहे कोर्ट को, ऐसा कब होगा, जब प्लेंटिफ कोर्ट से ऐसा रिक्वेस्ट करे। व्हेन, ऐसा कब होगा, व्हेन प्लेंटिफ रिक्वेस्ट फॉर सच, रिक्वेस्ट फॉर सच। यदि इसके लिए प्लेंटिफ ने रिक्वेस्ट किया है तो कोर्ट ऐसा करेगा कि कोर्ट ऐसा करेगी कि मतलब उस व्यक्ति को खुद ही दे देगी कि आप खुद ही इसे समन को सर्व करवाओ। अब इसके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे, तो 9A में कहा गया है वो व्यक्ति या तो खुद बाय हैंड उसे दे दे, मान लो उसके पड़ोसी है कोई ऐसा है, तो वो समन, हाँ लेकिन समन की जो प्रोसेस है ध्यान रखो, जज का साइन और जो सीलबंद होना चाहिए वो सारा कुछ उसी फॉर्मेट्स में होंगे। तो प्रॉपर जो समन होंगे वो व्यक्ति या तो डायरेक्टली दे दे
या फिर बाय पोस्ट उसे भेज दें। डायरेक्टली दे दे या बाय पोस्ट या किसी भी मीन्स से उसे भेज दे या किसी भी माध्यम से उसे भेज दे, ये उसके पास ऑप्शन होता है। अब यहां 9A में ही एक प्रश्न है, चूंकि वो व्यक्ति का डायरेक्ट डिफेंडेंट है तो उस हो सकता है कि इस व्यक्ति को वो रिफ्यूज कर दे। तो 9A में ही कहा जाता है कि यदि इस व्यक्ति के समन को वो व्यक्ति लेने से मना कर दे तो क्या होगा, ऐसे कंसर्न्स में ये व्यक्ति कोर्ट को कहेगा, कोर्ट को रिस्पॉन्ड करेगा और कोर्ट इस बात पे फिर से आदेश दे सकती है कि दोबारा जो कोर्ट सर्विंग थी जो 9 में था, अर्थात कोर्ट डायरेक्टली अपने तरीके से जैसे नॉर्मल सर्व किया जाता है उस तरीके से दोबारा उस व्यक्ति को समन सर्व करे। यहां ध्यान रखो, अब 9A में कहा कि प्लेंटिफ डायरेक्टली उसे सर्व कर सकता है और इफ डिफेंडेंट रिफ्यूज, यहां स्पेशली ध्यान रखो, यहां यदि डिफेंडेंट रिफ्यूज कर दे, if refused by defendant, तो कोर्ट द्वारा सर्व करवाएगी, अर्थात दोबारा नोटिस दोबारा समन निकलेगा और कोर्ट अपने तरीके से जैसे 9 के पॉइंट 1 से लेकर 6 तक में डिसाइड था उस आधार पर दोबारा उस व्यक्ति को समन भेजा जाएगा। क्लियर हुआ यहां मुद्दा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रूल 10 की बात करते हैं। यहां ध्यान रखो कि रूल 9 का जो ए था उसमें सारे के सारे नियम वही लागू होंगे जो रूल 9 में था, बस अंतर यह है कि यहां प्लेंटिफ डायरेक्टली उसे भेजता है और दूसरा कंसर्न यह है कि यदि यहां रिफ्यूज कर दे तो फिर से वो कोर्ट दोबारा 9 की तरह जो 9 में मूल प्रावधान है उस मूल प्रावधान के तहत उस व्यक्ति को समन भेजेगा। समन के जो प्रारूप होंगे ऑलरेडी सेम, वो जज का साइन होना चाहिए, कोर्ट का सील्ड होना चाहिए, ये होगा ही। इसके साथ साथ ये और भी है कि रूल 16 और 18 भी दोनों पे लागू होंगे, ये भी ध्यान रखो। रूल 9 में रूल 16 एंड 18 दोनों इसमें भी लागू होंगे। रूल 16 और 18 9 में भी एंड 9A में भी लागू होगा। अब रूल 16 और 18 क्या है, थोड़ा इसको समझो फिर आगे आएंगे। रूल 16 कहता है कि वो जो व्यक्ति जो रिसीव करेगा वो एक्नॉलेजमेंट साइन करेगा, तो ये भी यहां होगा, और जो व्यक्ति समन भेजेगा वो व्यक्ति भी इस बात के लिए वो सारे के सारे पूरे कंसर्न्स लिखेगा कि किस आधार पे किस तरह से उसने व्यक्ति को समन सर्व किया है और वो सारी बातें कोर्ट को वापस लिख के भेजेगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ उस व्यक्ति को समन सर्व हुआ है। तो मतलब ये होगा, आगे 16 और 18 को तो डिटेल करेंगे, अभी बेसिक सा ये समझो कि रूल 9 और 9A में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सारे के सारे प्रोसेस 9 की तरह ही होंगे। अंतर ये होगा कि 9A में प्लेंटिफ डायरेक्टली उसे सर्व करने जाता है और यदि यहां रिफ्यूज करे तो कोर्ट दोबारा से अपने तरीके से उसे समन सर्व करवाती है, जबकि 9 के तहत यदि व्यक्ति रिफ्यूज करता था तो उस रिफ्यूज करने का मतलब भी था कि समन सॉल्व हो गया। केवल यही दो अंतर है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आते हैं रूल 10 की बात करते हैं। जो रूल 10 है वो कहता है मोड ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए। तो मोड ऑफ सर्विस तो पता ही है कि मोड ऑफ सर्विस ऐसा होना चाहिए कि वही जज का साइन एंड कोर्ट का सील। तो मोड ऑफ सर्विस ये कॉमन ही है। इसके बाद आता है रूल 11। रूल 11 ये कहता है कि सर्विस ऑन द सेवरल डिफेंडेंट, यदि बहुत सारे डिफेंडेंट हैं तो किसका होगा। तो रूल 11 कहता है सेवरल डिफेंडेंट, यदि बहुत सारे डिफेंडेंट होंगे तो क्या होगा, तो सबको इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से सबको समन भेजा जाएगा, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समन भेजा जाएगा। मतलब रूल 11 क्या कहेगा, यदि सेवरल डिफेंडेंट्स है तो सबको अलग अलग समन भेजा जाएगा। रूल 12 कहता है कि यदि व्यक्ति खुद नहीं है, यदि व्यक्ति खुद है या व्यक्ति का कोई एजेंट है तो उसको भी दिया जा सकता है। रूल 12 कहता है, रूल 12 कहता सर्विस टू बी डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल और बाय हिज एजेंट। सर्विस रूल 12 ये कहता है कि एजेंट को भी दिया जा सकता है, एजेंट को भी दिया जा सकता है। रूल 12। रूल 13 कहता है कि रूल 13 ये बताता है
कि उस व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो उसके मैनेजर है या जो उसके बिजनेस में पार्टनर है। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर, या जो उसका व्यापार संभालता है, या उसका व्यापार संभालता है। इस व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जिसके साथ व्यापार करता है, व्यापार संभालता है, ये रूल 13। तो यहां अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहां ध्यान रखो, जैसे रूल 13 में ही एक पॉइंट और लिखा है रूल 13 का। तो रूल 13 में एक ये पहला पॉइंट है बिजनेस पार्टनर या जो बिजनेस संभालता है उसका। रूल 13 में ही एक पॉइंट और कहा गया है 2 में कि जैसे मान लो जहाज है, कई व्यक्ति डायरेक्ट, मान लो एक जहाज इंटरनेशनल जहाज है और वो कोई जहाज जब जा रहा होता है तो उसके मालिक तो किसी और देश के होंगे, फिर हमें समन भेजना है तो क्या होगा? तो कहा जाता है इस कंसेंस में जहाज का जो तत्कालिक मालिक है, जो कमांडर है, जहाज का जो कमांडर है, उसको भी समन भेजा जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मास्टर ऑफ शिप, जो जहाज है, जहाज के जो मास्टर है उसको भी समन भेजा जा सकता है, भी एलिजिबल है। क्योंकि जो मालिक है जहाज का वो तो कहीं और रह सकता है। तो ऐसे कंसर्न्स में हमने कहा कि मास्टर ऑफ शिप को भी भेजा जा सकता है, या जो व्यक्ति व्यापार एक्सेट्रा करता है तत्काल, जो मान लो एक कंपनी है तो कंपनी का मालिक तो कहीं और होगा, तो उस कंपनी का जो मैनेजर या अथॉरिटी है तत्काल, उस व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? एजेंट का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति ने परमानेंट ही अपना मैनेजर सेट कर रखा है या एजेंट सेट कर रखा है, और इसमें क्या होगा कि व्यक्ति ने अपना एजेंट या मैनेजर नहीं रखा है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर इलाके में जहां व्यापार हो रहा है वहां तत्काल जिसके अंदर वो काम कर रहा है उसको भी ये सौंपा जा सकता है समन। उसके बाद आता है रूल 14 ये कहता है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अचल संपत्ति है, उस कंसर्न्स में ना तो उसका मालिक का पता है, ना एजेंट का पता है, ना कोई व्यापार हो रहा है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो कहा गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में केयर टेकर को भी दिया जा सकता है। तो रूल 14 कहता है अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में केयर टेकर को भी समन दिया जा सकता है। मान लो समन भेजना है और ना मालिक का पता है, ना उसके कोई मैनेजर्स हैं या कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो कहा जाता है कि जो मैनेजर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एजेंट है, जो उसको केयरटेकर है, उसे भी दिया जा सकता है। उसके बाद आता है 15, यदि ये सब कोई नहीं है तो कहा जाता है कि जिसको समन भेजना है डिफेंडेंट के किसी भी एडल्ट फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है। डिफेंडेंट के एडल्ट फैमिली मेंबर मतलब एक वयस्क बालिग सदस्य को ही दिया जा सकता है, एडल्ट फैमिली मेंबर। हाँ, यहां ध्यान रखो, स्पेशली 15 में मेंशंस है कि नौकर को नहीं, नौकर इसके फैमिली मेंबर में माना नहीं जाता है, जबकि एजेंट है, ऑथराइज्ड व्यक्ति है, उसको दिया जा सकता है। एडल्ट फैमिली मेंबर को भी दिया जा सकता है, यहां ध्यान रखो, बच्चे को नहीं। उसके अलावा जो नौकर है, नौकर को भी समन नहीं दिया जा सकता है, केवल उस व्यक्ति को ही दिया जा सकता है या उसके फैमिली मेंबर को ही दिया जा सकता है। उसके बाद जो 16 है, ये रूल 16 कहता है कि जो व्यक्ति समन रिसीव करेगा उसे एक्नॉलेजमेंट देनी होगी। जो रिसीव करेगा, जो समन रिसीव करेगा उसे एक्नॉलेजमेंट साइन करना होगा। अर्थात एक्नॉलेजमेंट साइन करने का मतलब यह होगा कि जो व्यक्ति ने साइन किया है उसे यह बताना होगा कि हाँ, हमने समन रिसीव किया है, और यही बातें जो व्यक्ति समन करवाया है सब, मतलब यह होगा कि जो पोस्टमास्टर होगा या कोरियर कंपनी का अथॉरिटीज होगा या इन पर्सन जिस व्यक्ति ने समन दिया है, वो यही सूचना कोर्ट को वापस भेजेगा ताकि यह कंफर्म हो सके कि समन का प्रॉपर सर्विंग हो गया है। तो यही बातें कहा गया है। जो रूल 17 है वो कहा जाता है कि अब रूल 16 हो गया, उसको एक्नॉलेजमेंट सर्व करने होंगे। रूल 17 कहता है कि यदि वो व्यक्ति जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं किया या वो व्यक्ति मिला नहीं या उसका घर नहीं मिला, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? तो कहा जाता है रूल 17 में कहा गया कि यदि वो व्यक्ति ना मिले या उसको सर्व प्रॉपरली नहीं हो पाया, ऐसी परिस्थिति में वो जो समन सर्व करने वाला व्यक्ति है वो ऐसा करेगा कि उसके घर के मुख्य द्वार पे, मुख्य द्वार का मतलब ऐसा एरिया जिस एरिया में नॉर्मली विजिबल हो, उस एरिया पे समन चिपका देगा और इस बात की सारी जानकारी
कि उसने टोटल कोशिश करने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं मिला, और इस परिस्थिति में उसने घर को आइडेंटिफाई किया, एक गवाह को रखा और उस गवाह के सामने उसने उसके घर पे समन चिपका दिया, और इस बात की सारी सूचना वो दोबारा कोर्ट को भेजेगा। और यदि ऐसा होगा तो यह मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को समन की प्राप्ति हो गई थी। तो यही हो जाएगा रूल 17। रूल 17 कहता है यदि व्यक्ति न मिले या रिफ्यूज कर दे, अर्थात समन लेने से मना कर दे, तो क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में ये जो सर्विंग ऑफिसर होगा, सर्विंग पर्सन कौन कौन हो सकता है? या तो कोर्ट का ऑफिसर हो सकता है, या तो वो कुरियर वाला व्यक्ति हो सकता है, या पोस्टमास्टर हो सकता है, या अन्य जो कोई भी व्यक्ति होगा, वो डिफेंडेंट के घर के मुख्य भाग पर समन को चिपका देगा। पेस्ट द समन, कॉपी ऑफ समन, ये ध्यान रखो, कॉपी ऑफ समन और सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट्स ऑफ द हाउस, मतलब घर के जो सुस्पष्ट वाला पार्ट है, जो स्पष्ट रूप से दिखने वाला पार्ट होगा, दिखने वाला भाग पर चिपका देगा, दिखने वाला भाग पर चिपका देगा, और इस बात की सूचना उस कोर्ट को वापस भेजेगा, सूचना दे देगा कोर्ट को, ताकि कोर्ट ये डिसाइड कर पाए कि हां उस व्यक्ति को समन सर्व्ड हो गया। हां, यहां स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जो सर्विंग ऑफिसर है, इसको प्रॉपर कारण बताने होंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने होंगे कि इसने क्या किया, इसने क्या कोशिश की, और साथ ही साथ मतलब उस व्यक्ति को ढूंढने की। यदि वो व्यक्ति नहीं मिला तो फिर उसने किसके सामने, किस व्यक्ति के सामने इस समन को चिपकाया है। तो एक गवाह जो स्पष्ट रूप से दिखने वाला भी चिपकाएगा, तो इसका एक गवाह का भी नाम और पता भी कोर्ट को भेजेगा। मतलब सर्विंग ऑफिसर क्या क्या लिखेगा? तो पहले तो उसने क्या कोशिश किया, मतलब जो भी कोशिश करने थे उसने क्या किया, क्या प्रोसीजर अपनाया, कैसे उसने घर को आइडेंटिफाई किया, मतलब घर भी तो उसका ही घर है, ये कैसे पता चला आपको, ये सारी बातें उसको लिखनी होंगी कि घर को कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे आंसर किया, कैसे उसने उसे घर के सामने चिपकाया, ये सारी बातें उसको इसमें मेंशन करने होंगे। ये कहता है रूल 17। इसके बाद आता है रूल 18। रूल 18 कहता है कि यदि समन प्रॉपरली सर्व हो गया है तो उसके बारे में भी बताना कि किस मैनर में, किस परिस्थिति में। यदि समन सर्व हो गया हो, यदि समन प्रॉपरली सर्व हो गया हो, ये आप बेरेंट से देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं होंगी। तो रूल 18 कहता है कि यदि समन प्रॉपरली सर्व हो गया हो तो फिर कैसे सर्व हुआ, किस मैनर में हुआ, ये बातें भी इंडोर्स करके कोर्ट को बतानी होती है। फिर उसके बाद आता है रूल 19। अब रूल 19 फिर कहता है कि यदि एग्जामिनिंग ऑफिसर ने जो उसने रूल 17 के तहत भेजा था कि उसे प्रॉपर सर्व नहीं हुआ, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट सामान्यतः ही इस बात को नहीं मान लेती कि उस व्यक्ति ने कोशिश किया था फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिला। इसके लिए कहा जाता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, अर्थात जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई थी, ये रूल 19 है। एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर या सर्विसिंग ऑफिसर का मतलब वो ऑफिसर जो समन भेज लेके गया था, उस व्यक्ति की भी एग्जामिनेशन कोर्ट करेगा, उससे एफिडेविट की मांग करेगा। पहली बात तो वो जो व्यक्ति लिख के भेजेगा कि हमने तमाम कोशिश की और फिर भी वो नहीं मिला, और फिर हमने जो चिपकाया वहां इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो रूल 19 कहता है कि इसके लिए वो सारी बातें एफिडेविट पे लिख के देगा, और यदि एफिडेविट पे लिख के वो नहीं दे रहा है तो कोर्ट अलग तरीके से उसे एग्जामिन करेंगे इसके लिए कि क्या ये सही है या ये झूठ बोल रहा है। रीजनिंग किया जाएगा, उसे ओथ लिया जाएगा, ये काम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो रूल 19 कहता है, 18 में क्या हो गया, यदि समन सर्व हो गया तो प्रॉपर तरीके के साथ कोर्ट को सूचना, मतलब प्रॉपर तरीका के साथ कोर्ट को सूचना। 19 कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, जो सर्विंग ऑफिसर है उसको एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, तो पहले तो कि सर्व नहीं हुआ था इस बात के लिए एफिडेविट पे लिखना होगा।
एफिडेविट के द्वारा बताना होगा कि क्या, कि उसने कोशिश की थी, उसने कोशिश करने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं मिला। अगेन उसने उसके घर के सामने जो पोस्टर चिपका है, समन चिपका है, किसके सामने चिपका है, वो जो कुछ भी कहना चाहता है वो सारी चीज एफिडेविट के द्वारा उसे बताना होगा। दूसरा, इफ नॉट, यदि एफिडेविट नहीं है, इफ एफिडेविट नॉट अवेलेबल, यदि एफिडेविट अवेलेबल नहीं है या कोर्ट को लगता है, या कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट कैन एग्जामिन, तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है। कैसे? उसको शपथ दिला सकती है ओथ के द्वारा या अन्य किसी भी तरीके के द्वारा। तो क्लियर हो गया 9-18, मतलब 18 में यदि सर्व हो गया है तो कैसे सर्व हुआ वो बतानी है, 19 में यदि नहीं हुआ तो आपने क्या क्या किया, आपने जो बातें कही है उसके लिए कोर्ट आपको एग्जामिन करेगी बाय द मींस ऑफ ओथ एंड अन्य जो कुछ भी तरीके होंगे। इसके बाद होगा रूल 20। रूल 20 में होगा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब रूल 20 ये इंपॉर्टेंट होंगे। रूल 20 कहता है सब्स्टिट्यूटिव सर्विस। सब्स्टिट्यूटिव सर्विस का मतलब ये होगा कि यदि समन ऐसे सर्व नहीं हुआ, 19 के तहत भी ये मुद्दा क्लियर हो गया कि उसने तमाम कोशिश की फिर भी सर्व नहीं हुआ, तो क्या होगा, ऐसे कंसर्न्स में आता है सब्स्टिट्यूटिव सर्विस। मतलब कैसे सर्विस का प्रतिस्थापन किया जाए, कैसे ऐसा कार्य किया जाए कि उस व्यक्ति को समन मिल जाए। तो इसके लिए कोर्ट यह आदेश निकालेगी कि समन के कॉपी को दो जगह चिपकवाएंगी। पहला, एक तो कोर्ट का जो मुख्य पार्ट है जो सबसे ज्यादा विजिबल है उस पार्ट पे, और दूसरा उस व्यक्ति के जो जहां वो लास्टली रहा है, जहां जिसके बारे में पता है कि जहां वो लास्टली इस घर में रह रहा था उस घर में, दोनों ही जगह जाके कोर्ट आदेश देगी कि दोनों जगह समन को चिपकवा दिया जाए। उन समन में भी वही सारी बातें लिखी होंगी कि कब अपियर होना है, कैसे अपियर होना है, क्या कंसर्न्स है। इसके साथ साथ यदि कोर्ट को लगे, कोर्ट चाहे तो एक लोकल न्यूज़पेपर, वो जो डेली, ध्यान रखो लोकल न्यूज़पेपर में भी वो जो डेली न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में भी इसके लिए समन को एडवर्टाइज कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है। और ये तीनों ही काम यदि हो गए तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को समन सर्व हो गया। तो यही कहता है सब्स्टिट्यूटिव सर्विस। यदि मान लो नॉर्मल तरीके से समन सर्व नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्या है, यदि नॉर्मल तरीके से जो अभी तक की बात थी से समन सर्व नहीं हुआ, समन तामील नहीं हुआ, यदि नॉर्मल तरीके से समन तामील नहीं हुआ तो फिर क्या होंगे, तो ये सब्स्टिट्यूटिव ऑप्शंस बनाए जाएंगे और इसके तहत कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट दो जगह चिपकवाएंगी। एक तो कोर्ट में, कोर्ट के मुख्य भाग पर, कोर्ट के मुख्य भाग और उसके घर के मुख्य भाग, उसके घर के मुख्य भाग। अब घर का मुख्य भाग का क्या मतलब, जहां वो लास्टली वो रहा था, अर्थात जहां कोर्ट के नजर में या जो प्लेंटिफ है जिसने उसने बताया था, तो जहां लास्टली वो रहा था या नौकरी किया था या व्यापार किया था, घर का मुख्य भाग। घर कौन सा, तो जहां लास्टली रहा था या व्यापार किया था या फिर नौकरी कर रहा था। अर्थात इन दोनों ही जगहों पर, एक तो कोर्ट के मुख्यालय पे, मुख्य भाग पे जहां लोग दर्शन देख सकते हैं, और घर के मुख्य भाग पर जहां वो लास्टली रहा था, दोनों ही जगह समन चिपकवा देगा, समन चिपकाने का आदेश देगा कोर्ट, ऐसा आदेश देगा। इसके अलावा भी, मतलब यह हो गया रूल 20 क्या कहता है, सब्स्टिट्यूटिव सर्विस। यदि व्यक्ति ने समन इस तरह नहीं प्राप्त किया तो कैसे प्राप्त करवाएगा, ऐसे प्राप्त करवाएगा कि कोर्ट के मुख्य भाग पे चिपकवा देगा, और इसके साथ साथ उसके घर जहां वो लास्टली रहा था उसके मुख्य भाग पे चिपका देगा। ये दोनों तो नेसेसरी है। इसके अलावा यदि कोर्ट चाहे तो लोकल न्यूज़पेपर, हाँ लोकल न्यूज़पेपर में भी ध्यान रखो, इसमें यह है कि डेली न्यूज़पेपर, डेली वाला, ऐसा नहीं कि किसी मासिक पत्र में आप चिपकवा दिए, छपवा दिए, या किसी साप्ताहिक पत्र में नहीं, डेली वाला जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐड दे सकता है। मतलब इस समन का एडवर्टाइजमेंट
लोकल न्यूज़पेपर में भी देगा। अब तीन तरीके हो गए, मतलब ये दो तो कॉमन ही हो गया, एक तो कोर्ट के मुख्य भाग पर, दूसरा घर के मुख्य भाग पर, और इसके अलावा कोर्ट को यदि लगे तो लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देकर, ये तीनों ही काम करके सब्स्टिट्यूटिव सर्विस हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब होगा कि उस व्यक्ति को समन सर्व हो गया। अब यदि वो व्यक्ति नियत टाइम पे कोर्ट में अपीयर होता है तब तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो उसे एक्स पार्टे मान के, या मान के कि वो कोर्ट की वैल्यू नहीं कर रहा है या कोर्ट को अनदेखी कर रहा है, और कोर्ट जो जज है या न्यायालय है मुद्दे पे आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया ये मुद्दा? तो ऐसे ही कंसर्न्स में सब्स्टिट्यूटिव रूल हो गया। सब्स्टिट्यूटिव कैसे कर सकते हैं? कोर्ट के मुख्य भाग पे चिपकाएंगे या घर के मुख्य भाग पे चिपकाएंगे, या फिर लोकल, सॉरी ये दोनों तो नेसेसरी है, कोर्ट के मुख्य भाग और घर का मुख्य भाग तो नेसेसरी है, चाहे जज तो लोकल न्यूज़पेपर में इसके लिए ऐड भी दे देगा। ये रूल 20 कहता है। और इसका सब्स्टिट्यूटिव प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट सेम लाइक नॉर्मल समन, जैसे नॉर्मल समन सर्विंग का जो प्रभाव होता है वही प्रभाव इसका भी होगा, ये कहता है रूल 20। अब इसके बाद यही होगा रूल 21 की बात करें, प्रभाव कैसा होगा? नॉर्मल की तरह तो हो ही गया। उसके बाद आता है रूल 21। 21 कहता है कि सर्विस ऑफ समन्स व्हेन डिफेंडेंट रिजाइड्स इन जुरिसडिक्शन ऑफ अदर कोर्ट। ये हमने कई बार चर्चा की कि जब डिफेंडेंट दूसरे कोर्ट के जुरिसडिक्शन में रह रहा हो, दूसरे कोर्ट के जुरिसडिक्शन में रह रहा हो, ये तो हमने कई बार डिस्कशन किया। इसमें क्या होगा? समन किसको भेजा जाएगा? दूसरे कोर्ट को भेजा जाएगा। समन किसको? दूसरे कोर्ट को भेजा जाएगा। और दूसरा कोर्ट क्या करेगा? दूसरा कोर्ट उस व्यक्ति को भेजेगा ऐसे जैसे खुद इसका ही समन था, और इसी तरह जो भी कुछ मुद्दे होंगे उसे दोबारा वो दूसरा कोर्ट भेजेगा। ये जो व्यक्ति होगा डिफेंडेंट, ये व्यक्ति दूसरे कोर्ट को जवाब देगा और दूसरा कोर्ट इस कोर्ट को जवाब देगा। हाँ, इसमें याद करिए सेक्शन 28 की हमने चर्चा की थी कि यदि भाषा अलग हो और मुद्दा दूसरे राज्य का हो तो फिर ये वाला जो कोर्ट है वो ट्रांसलेशन भी करवाएगा। ये पिछले वाले लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, हमने कहा कि बेसिक सा जब डिफेंडेंट दूसरे कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हो तो ये सामान्य प्रोसेस है, ये ध्यान रखो। तो ऐसे कंसर्न्स में जो दूसरा कोर्ट है, ये कोर्ट वो दूसरे कोर्ट को भेजेगा जो कोर्ट है, और वो वाला जो कोर्ट है वो इस व्यक्ति को समन भेजेगा। किस तरीके से? जैसे कि इस कोर्ट ने स्वयं इस व्यक्ति को समन भेजा है। क्लियर? ये जो व्यक्ति जवाब भी देगा वो भी डायरेक्टली इसको जवाब नहीं देगा, ये डायरेक्टली भी इस कोर्ट को ही जवाब देगा, और ये कोर्ट फिर इसको जवाब देगा। या इसको फ्रेमिंग में समझ लो, यदि मान लो एक ए है और एक कोर्ट बी है, एक व्यक्ति सी है, तो सी को ए को समन भेजना है तो ये डायरेक्टली नहीं भेजेगा, ये भेजेगा बी को और बी भेजेगा सी को, और जो बी है वो डायरेक्टली इसी के जो सी भी जो जवाब देगा वो बी को ही जवाब देगा। मान लो सी व्यक्ति है जिसको डिफेंडेंट भेजना है और ये कोर्ट है, ये भी कोर्ट है, तो ये बी और बी फिर ए को भेजेगा। हाँ, यहां ध्यान रखो यदि कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी भाषा अलग है तो बी उसका ट्रांसलेट भी भेजेगा। ये बात कहां है? सेक्शन 28, पिछले लेक्चर में हमने इसको करवा लिया। ये क्लियर होगा? अब यहां हम लोग आते हैं रूल 21 के बाद रूल 22 की बात करें। रूल 22 कहता है कि प्रेसिडेंसी टर्म में यदि सर्विस हो, अब यहां ध्यान रखो हमने क्या कहा 21 में कि जो कोर्ट में जाना है जिसको, तो जिस कोर्ट के अधिकारिता में वो व्यक्ति रह रहा है उस कोर्ट को भेजा जाना है। लेकिन यहां 22 कहता है कि यदि समन प्रेसिडेंसी स्टेट जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 शहर में यदि भेजी जानी है तो ऐसे कंसर्न्स में जो समन होंगे वो केवल कोर्ट ऑफ लोकल कॉज को ही भेजा जा सकता है, सभी कोर्ट को नहीं भेजा जा सकता है। तो ये ध्यान रखो, इसमें होगा रूल 22 की बात करें कि प्रेसिडेंसी टर्न में, यह है प्रेसिडेंसी टर्न से संबंधित जो प्रेसिडेंसी टर्न है, कौन सा है? कलकत्ता, चेन्नई एंड बॉम्बे, इन तीनों ही टर्न में यदि आपको भेजना है, वही 21 के तहत यदि कोर्ट दूसरे जुरिसडिक्शन में रह रहा है तो किसको भेजा जाएगा? तो ऐसे कंसर्न्स में यह कहा जाता है कि केवल और केवल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में ही भेजा जाएगा। तो ऐसे में जो समन है वो कहां भेजा जाएगा? समन
कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में भेजे जाएंगे। दरअसल जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ेंगे या अन्य, इसमें भी हमने शायद कोर्ट में चर्चा करवाई थी डिस्कशन, कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है या जो प्रेसिडेंसी टाउन होता है, जो बहुत बड़ा शहर होता है, वहां के जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं उसके पास काम की बहुत अत्यधिक अंबार होता है। कारण क्या है कि प्रेसिडेंसी टाउन या जो एक म्युनिसिपैलिटी वाला एरिया होता है, वहां लोगों की संख्या अधिक होती है, लोगों की डाइवर्सिटी अधिक होती है, इसलिए विवाद भी बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए उन स्टेट्स में कोर्ट का बर्डन ना बढ़ जाए, इसीलिए स्पेशल प्रेसिडेंट जो छोटे छोटे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज एक्सेट्रा की स्थापना की गई। और इसीलिए कहा गया कि जो समन में भेजा जाएगा, यदि अदर स्टेट में भेजा जाना है तो नॉर्मल कोर्ट को भेजा जाएगा, लेकिन इन तीनों स्टेट में यदि भेजा जाए, इन तीनों जगहों पे भेजा जाए, तो ये किसको भेजा जाएगा? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को ही भेजेगा। ये आप स्पेशली नोट कर लेंगे कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में यदि भेजनी है तो जो भी कोर्ट भेजेगा वो किसको भेजेगा? समन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को ही भेजेगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्ट्स पे, अदर कोर्ट्स पे बहुत बर्डन होता है, इस बर्डन को कम करने के लिए इन कोर्ट की स्थापना की गई है, इसलिए वहां समन सर्विंग की बात कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में ही किया जाएगा। इसके बाद आएगा रूल 23। रूल 23 कहता है कि ड्यूटी टू कोर्ट विद समन सेंट। ये बात भी हमने कई बार डिस्कशन किया कि ड्यूटी क्या है? जिस कोर्ट में भेजा गया, ड्यूटी टू द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू विच समन इज सेंट। ये हो गया ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू विच समन इज सेंट। मतलब उस कोर्ट की जिम्मेदारी क्या होगी जिसमें समन भेजा गया। तो ये हमने कई बार कहा कि वो कोर्ट अपना ही समन मान के, वो कोर्ट ऐसा बिहेव करेगा जैसा ये लगे कि वो समन उसका ही है। वो स्वयं के समन की तरह बिहेव करेगा, स्वयं के द्वारा भेजे जाने वाले समन की तरह ट्रीट करेगा। ये कई बार हमने डिस्कशन कर लिया। तो ये कहता है रूल 23, ये भी आसानी था। इसके बाद आते हैं रूल 24। ये कहता है सर्विस ऑन द डिफेंडेंट इन प्रिजन, यदि जेल में हो तो रूल 24 कहता है कि यदि डिफेंडेंट जेल में हो तो फिर से यहां क्लियर हो जाएगा, डिफेंडेंट जेल में हो तो ऐसे कंसर्न्स में किसको भेजा जाएगा? जेल सुपरिंटेंडेंट को भेजा जाएगा। जेल सुपरिंटेंडेंट या जो ऑफिसर होंगे, ये 24 कहता है जेल सुपरिंटेंडेंट या जेल ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को डायरेक्टली तो भेजा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद ये कहता है रूल 25 ये कहता है कि यदि व्यक्ति ऐसा हो कि सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड आउट ऑफ इंडिया एंड हैविंग नो एजेंट, मतलब 25 ये कहता है कि ऐसे कंसर्न से मान लो कोई व्यक्ति इंडिया से ही बाहर रह रहा हो और इंडिया में उसका कोई एजेंट नहीं है। यहां ध्यान रखो, यदि एजेंट होता इंडिया में तब तो उसको दे दिया जाता। यहां स्पेशल इस बात को ध्यान रख लेंगे। रूल 25 कहता है कि यदि डिफेंडेंट इंडिया से बाहर हो और उसका कोई एजेंट इंडिया में ना हो तो क्या होगा? यदि डिफेंडेंट इंडिया से बाहर हो और उसका कोई डिफेंडेंट, उसका कोई एजेंट भी ना हो, एजेंट भी इंडिया में ना हो। एजेंट का मतलब या तो उसका बिजनेस पार्टनर या उसका मैनेजर या फिर उसके फैमिली मेंबर, ऐसा कुछ भी नहीं हो तो क्या होगा? ऐसे कंसर्न्स में कहा जाता है कि यहां 2-3 कंसर्न्स बनेंगे। जैसे रूल 25 ये कहता है कि यदि मान लो व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वहां से उस न्यायालय के या भारत देश के जो लेटर्स एक्सेट्रा इश्यू करने की सुविधा हो, अर्थात जहां कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था हो, तो उस जगह पे उस व्यक्ति को डाक द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से समन भेजी जा सकती है। एक, अब इसी कंसर्न्स में 2-3 पॉइंट्स और आएंगे। हमने ये कहा 25 में क्या कह रहा है कि यदि व्यक्ति ऐसा हो तो व्यक्ति जहां रह रहा है उस पते पे यदि पॉसिबल हो तो कम्युनिकेट किया जाएगा, अर्थात जिस किसी भी माध्यम से हो उसको समन भेज दिया जाएगा। लेकिन यहां तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें 2 पॉइंट स्पेशल मेंशन किया गया कि यदि वो व्यक्ति भारत का है और यदि विदेश में कहा रहा है, यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहा है
तो उस कंसर्न में कुछ नियम अलग होंगे। क्या नियम अलग होंगे? तो कहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश में चूंकि सीपीसी हमारा ही वहीं चल रहा था, 1908 में ही सीपीसी लागू हुआ था, तो ऐसे कंसर्न्स में वहां भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे ही हैं, और वहां के जो जस्टिस सिस्टम है वो भी चूंकि हमारा ही कॉपी मतलब एक ही सिस्टम का पार्ट रहा है, इसलिए वहां भी इसी टाइप के रूल्स हैं, सीपीसी टाइप के रूल्स वहां भी रहे थे। इसीलिए इस बात के लिए व्यवस्था की गई कि यदि वो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहा हो तो फिर हम ये मानेंगे ऐसे कंसर्न्स में जैसे वो देश में ही रह रहा हो, और इस कंसर्न्स में जैसे हम कोर्ट को भेजते थे वैसे ही पाकिस्तान या बांग्लादेश के कोर्ट को भेजेंगे। यहां फिर से ध्यान रखो कि यदि आर्मी नेवी एक्सेट्रा का पर्सन हो तो फिर दूसरे तरीके से भेजेंगे, लेकिन यदि नॉर्मल सिविलियन कोई नौकरी कर रहा हो तो उसी तरह भेजेंगे जैसे देश के अंदर भेजते हैं। अर्थात यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मसला हो तो हम वहां के उस एरिया में, जिस एरिया में वो व्यक्ति रिजाइड कर रहा है, वहां का जो लोकल कोर्ट होगा उस कोर्ट को हम भेजेंगे। क्लियर हुआ है मुद्दा? हाँ, स्पेशली ध्यान रखो हाई कोर्ट को नहीं भेजेंगे, लोअर कोर्ट को भेजेंगे। तो ये 25 ये कहता है कि यदि डिफेंडेंट इंडिया से बाहर हो और उसका कोई एजेंट नहीं हो तो ऐसे कंसर्न्स में तीन परिस्थितियां बनती है। पहला परिस्थितियां ये है कि उसके वहां वाले पता पे समन भेजा जाए, उसके विदेश वाले पता पर, विदेश वाले एड्रेस पर समन भेजा जाए, समन भेजा जाए। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है अर्थात यहां से कम्युनिकेशन करना संभव है तो उसके उस विदेश वाले पता पे समन भेजी जाए। अब इसी में कंसर्न्स है कि इफ ही और सी रिजाइड्स इन पाकिस्तान और बांग्लादेश, यदि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में रह रहा हो, यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहा हो तो क्या होगा? तो कहा जाता है ऐसी परिस्थिति में वहां जो कंसर्न कोर्ट होंगे जिसके जुरिस्डिक्शन में वो रहता है उस कोर्ट को भेजा जाएगा, लाइक इन इंडिया जैसे भारत में भेजते थे। तो यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहा है तो क्या होगा? तो वहां के कंसर्न जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को भेजा जाएगा, कोर्ट को भेजा जाएगा इंडिया की ही तरह। जैसे इंडिया में हम लोग कोर्ट को भेजते थे वैसे ही वहां भी कंसर्न जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को ही भेजा जाएगा, अर्थात जिस कोर्ट की अधिकारिता में वो व्यक्ति रहता है वहां ही भेजा जाएगा। हां, यहां स्पेशली ध्यान रखो कि आप जुरिस्डिक्शन तो हाई कोर्ट का भी होगा तो हाई कोर्ट को नहीं, लोअर कोर्ट को भेजा जाएगा, हाई कोर्ट्स को नहीं, लोअर कोर्ट को। ये क्लियर हो गया? तो ये 25 हमारा ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश में नहीं रह रहा हो, विदेश में है और वहां कोई ऐसी सूचना अवेलेबल है, उसके इंफॉर्मेशन तक कम्युनिकेट करना पॉसिबल हो तो ऐसे कंसर्न्स में उस पता पे भेजा जाए। यदि वो व्यक्ति पाकिस्तान या वो व्यक्ति बांग्लादेश में है तो चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही पार्ट रहा था और सीपीसी 1908 का ही है, इसीलिए तमाम संशोधनों के बावजूद भी लगभग बहुत सारे मूल मुद्दा तो वही है और वही जुडिशरी सिस्टम वहां भी प्रोमिनेंट है। इसीलिए कहा गया कि ऐसे परिस्थिति में हम ऐसा ही मानेंगे जैसे वो भारत का ही पार्ट है और वहां का जो कोर्ट है उस कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन को ही हम भेजेंगे, ना कि डायरेक्ट व्यक्ति को या डायरेक्ट पता पे। क्लियर हुआ ये मुद्दा? हाँ, स्पेशली यहां ध्यान रखोगे कि वहां के नौकरी में आर्मी या नेवी एयरफोर्स एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक अलग कंसर्न है। उसके लिए हम किसको भेजते हैं? उसके लिए हम लोग उसके कमांडिंग ऑफिसर्स को भेजते हैं, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं भेजते। तो कोर्ट, और कोर्ट में भी यदि भेजेंगे तो कोर्ट में किसको? हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट को भेजते हैं। ये पार्ट हो गया हमारा 25। उसके बाद आता है जो 26 है हमारा रूल 26 कहता है कि सर्विस ऑफ फॉरेन टेरिटरीज थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट, सर्विस ऑफ समन इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू
पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। पॉलिटिकल एजेंट या कोर्ट के द्वारा विदेश में आप कैसे भेजोगे? ऐसे हमने कहा नॉर्मल कंसेंस में तो ये था कि वहां यदि ऐसा पॉसिबल है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तब तो हम उसके द्वारा भेज देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात थी, वहां भी हमने ऐसा क्लियर कर लिया। अब कंसेंस है यदि इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं रह रहा है तो कैसे भेजा जा सकता है? क्योंकि हमने कहा किसी भी देश में कहीं भी समन कोई नहीं भेज सकता, उसके लिए कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार व्यवस्था करती है फॉरेन टेरिटरी में भेजने के लिए थ्रू पॉलिटिकल एजेंट या फिर कोर्ट। अब इसमें भी ये कोर्ट कौन सा होगा और पॉलिटिकल एजेंट कौन सा होगा? अब देखो यहां कोर्ट के, सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास राइट है कि सरकार जिसको भी उद्घोषणा करे। अब सरकार उद्घोषणा करने का मतलब यह हुआ कि सरकार ने इस काम के लिए उस देश में एक पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त कर रखा है, कि मतलब उस पॉलिटिकल एजेंट को ही समन भेजा जाएगा और उस पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा उस व्यक्ति को समन भेजा जाएगा जहां विदेश में रह रहा है। एक तो ये होगा, या फिर हमारे विदेश में ही कुछ ऐसे कोर्ट हैं जिसको हमारी सरकार ने बनाया है, या फिर उस कोर्ट को बनाया तो कि बहुत पहले अंग्रेजों ने था या कोई और था, लेकिन हमने आज तक उसे कैरी ऑन किया है। ऐसे कंसर्न्स में जहां भी सरकार इस बात को नोटिफाई कर दे कि जो पॉलिटिकल एजेंट है या कोर्ट है, कोर्ट मतलब ये ध्यान रखो या तो उसे हमने बनाया था, मतलब हमारी पार्लियामेंट, हमारी सरकार ने बनाई है, या फिर वो पहले से कोर्ट चल रहा था और हमने उसे कंटिन्यू किया है। या आगे एक पॉइंट और इसी में कहा गया कि या फिर हमने ना तो बनाया ना तो हमने उस कोर्ट को चालू रखा, वो कोर्ट विदेशी कोर्ट स्वतः ही है और उस कोर्ट को भी हमने नोटिफाई कर दिया कि वो कोर्ट ऐसा कर सकता है। ऐसे कंसर्न्स में जो भी जुडिशियल, जो भी समन होंगे, वो समन या तो उस पॉलिटिकल एजेंट को या फिर उस कोर्ट को भेजा जाएगा और वो पॉलिटिकल एजेंट या कोर्ट अपने तरीके से समन उस व्यक्ति को सर्व करवाएगा और फिर उसके बाद जो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी जो रिप्लाई होगा वो मूल कोर्ट को करेगा। क्लियर हुआ? तो पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट, तो कोर्ट में यहां कौन कौन से आ जाएंगे? कोर्ट में यहां विदेशी कोर्ट आ जाएगा, 3 टाइप के कोर्ट हो जाएंगे। तो 3 टाइप का कोर्ट मतलब कौन? पहला वो जो ऑलरेडी भारत सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है, कहा विदेश में ही है, तो विदेश की बात कर रहे होंगे। दूसरा, भारत सरकार ने बनाया नहीं लेकिन पहले से कोर्ट है, भारत सरकार ने उसे चालू रखा, पहले से बना है, पहले से मतलब अंग्रेज वगैरह ने बनाया, पहले से बना है बट सरकार चालू रखा है उसे, बट गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया, गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया। या फिर तीसरा, ना तो सरकार ने बनाया है ना सरकार ने कंटिन्यू किया है, वो पूरा ही फॉरेन कोर्ट है जिसको सरकार ने नोटिफाई किया है, वो फॉरेन कोर्ट जिसे सरकार ने नोटिफाई किया। ये 3 कोर्ट हैं और ये पॉलिटिकल एजेंट है जहां सरकार इसे नियुक्त करेगी, जहां सरकार इसे नियुक्त किया है। अर्थात विदेशी धरती पे जो समन सर्व होंगे वो इस तरीके से हो सकते हैं, या तो पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। पॉलिटिकल एजेंट सरकार नियुक्त करती है और कोर्ट में 3 ऑप्शंस हैं, या तो भारत सरकार ने ही बनाया है इस काम के लिए, या फिर भारत सरकार ने बनाया नहीं, पहले से कोर्ट है उसे सरकार ने कंटिन्यू कर दिया, या फिर जिसे सरकार ने ना तो बनाया ना कंटिन्यू किया, केवल और केवल यह है कि वो उसको नोटिफाई कर दिया कि ये विदेशी कोर्ट भी सीपीसी के तहत जो नोटिस है या समन्स है उसको भेज सकती है। तो ऐसे तीनों के द्वारा ही समन उस व्यक्ति को भेजा जाएगा, ये कहता है रूल 26। अब यह स्पेशली एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये जो रूल 26 है इसमें 26 का ए भी है, कि मतलब ये तीनों ही कंसर्न, ये 26 में ये रूल हो गया और इन तीनों ही व्यक्ति द्वारा जो भेजा गया समन है वो वैसे ही प्रोसेस से होगा जैसे फिर नॉर्मल जो हमारे यहां कोर्ट के होते हैं, मतलब इन तीनों कोर्ट के द्वारा जो भेजा गया प्रोसेस होंगे वो सारा प्रोसेस नॉर्मल ही फॉलो होगा। तो ये क्लियर हो गया? तो पॉलिटिकल एजेंट सरकार नियुक्त करे, या केंद्र सरकार ने कोर्ट बनाया है, या फिर जो पहले से कोर्ट है, या फिर सरकार ने ना बनाया ना कुछ किया लेकिन सरकार ने कंटिन्यू कर दिया।
उसके बाद है 26A, इसमें है समन्स टू बी सेंड टू द ऑफिसर ऑफ फॉरेन कंट्रीज। कई बार ऐसा ही होता है, इसी 26 में 26A भी बना दिया गया। कई जगह सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, 26 में हो गया या तो पॉलिटिकल एजेंट या ये कोर्ट। 26A कहता है कि फॉरेन ऑफिसर अर्थात विदेशी ऑफिसर को ही नियुक्त कर दिया गया, विदेशी ऑफिसर को ही ऑथराइज कर दिया गया। मतलब कोई विदेश का ऑफिसर है, उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, संबंध का मतलब हमारे देश के संबंध अच्छे हैं, तो हमने किसी समन को विदेश में भेजने के लिए उस देश के किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया है, और ऐसे कंसर्न्स में हम वो जो अपना समन है वो उस विदेशी ऑफिसर को भेजेंगे और विदेशी ऑफिसर उसे डिफेंडेंट को सर्व करेगा। ये रूल 26 और 26A में कहा गया। अब यहां एक दो पॉइंट दोनों के लिए एक साथ समझ लो। 26 और 26 में जो दोनों ए में जो दोनों कंसर्न्स कहा कि जो समन भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, कोर्ट भेजेगी। तो कोर्ट पहले किसको भेजेगी, डायरेक्ट व्यक्ति को नहीं, डायरेक्ट या तो इस कोर्ट को या इस कोर्ट को या इस कोर्ट को या इस पॉलिटिकल एजेंट को या इस विदेशी ऑफिसर को, इतने लोगों में से किसी को भी समन भेजा जाएगा और वो उस व्यक्ति को डायरेक्टली देगा। अब यहां प्रश्न उठता है कि इन लोगों को कौन भेजेगा, कोर्ट या कोई और? तो कहा गया कि इन लोगों को कोर्ट डायरेक्ट नहीं भेजेगी, कोर्ट इसको इन लोगों को जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा इन लोगों को भेजा जाएगा, या भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय जो विदेश संबंधी मुद्दे को डील करता है, कोर्ट उसको भेजेगी, वो इसको भेजेगा और फिर फाइनली वो जो समन होंगे वो डिफेंडेंट के पास जाएगा। ये क्लियर हो गया? अर्थात 26 में कहा गया कि जो समन हमें विदेश में, इस बात को फिर ध्यान से समझो। 26 ये कहता है कि जो विदेशी धरती पे समन हो भेजा जाएगा वो कैसे भेजा जाएगा, या तो पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा भेजा जाएगा या फिर कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट कौन? जहां पॉलिटिकल एजेंट को सरकार ने नियुक्त किया है। और कोर्ट का मतलब ही कोर्ट, तीन टाइप के कोर्ट, या तो सरकार ने इसी काम के लिए कोर्ट बनाया है या पहले से कोर्ट बनाया उसको कंटिन्यू कर दिया, या नहीं तो एक तीसरा ही विदेशी का कोर्ट था, उस कोर्ट को ही ऑथराइज कर दिया। ये 26 का पार्ट है। 26A में कह दिया कि इनके अलावा भी सरकार चाहे तो किसी विदेशी ऑफिसर को भी इस बात के लिए ऑथराइज कर दे कि उसके थ्रू समन भेजा जाएगा। अब ये दोनों ही कंसर्न्स है कि 26 और 26A में जो समन भेजा जाएगा एंड 26A, इसके तहत जो समन भेजा जाएगा वो किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो इसके तहत कोर्ट विदेश मंत्रालय के द्वारा समन भेजेगा। विदेश मंत्रालय या फिर गवर्नमेंट का वो पार्ट जो विदेश से संबंधित मुद्दे को डील करता है। तो चूंकि विदेश मंत्रालय ही डील करता है इसमें, तो इसलिए कोई मुद्दा नहीं। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इन कोर्ट या इन ऑफिसर्स को भेजा जाएगा। वहां से जो जवाब आएगा वो भी इन विदेश मंत्रालय के थ्रू ही इस कोर्ट को मिलेगा। अर्थात यहां कितने चैनल हो गए, जो इंडियन कोर्ट है वो भेजेगा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय किसे भेजेगा, वो जो फॉरेनर कोर्ट है या पॉलिटिकल एजेंट है या फिर पॉलिटिकल एजेंट है या फिर फॉरेनर ऑफिसर है, और ये तीनों के द्वारा जो चौथा स्टेज होगा यहां से डिफेंडेंट के पास जाएगा। अर्थात इतने 4 स्टेज में समन जाएंगे। रिटर्निंग भी ऐसा होगा, डिफेंडेंट किसको भेजेगा, डिफेंडेंट जिसको इन लोगों ने भेजा है इनको भेजेगा, यहां से यहां मिलेगा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से फिर इंडियन कोर्ट को मिलेगा। तो ये कहता है 26 और 26A। ये क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करेंगे जो 27 है, इसमें होगा सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और सर्विस ऑफ रेलवे और कंपनी और लोकल अथॉरिटी। मतलब जो 27 ऑलरेडी हमने इसको डिस्कशन कर लिया था, इसके बाद 27, 28, 29 और 30। तो 27 में देखो इसमें कहा गया कि किसको भेजना है, तो 27 में कहा गया कि सर्विस ऑफ समन टू पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर या इसको कहा जा सकता है सिविल ऑफिसर, जो सरकारी नौकरी करता है या सिविल ऑफिसर है इसको, या फिर जो रेलवे में नौकरी करता है उसको, रेलवे नौकरी या एम्प्लॉय, या फिर रेलवे एम्प्लॉय के अलावा ऐसे व्यक्ति जो लोकल अथॉरिटी में काम करता है।
यदि इन लोगों में जो लोकल अथॉरिटी, इनमें जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको समन भेजना, इनको समन, इसमें नौकरी करने वाले को समन। रूल 27 कहता है सिविल ऑफिसर या रेलवे ऑफिसर या लोकल अथॉरिटी के तहत जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसको समन भेजा जाए तो कैसे भेजा जाए। तो यहां स्पेशली 27 ये कहता है कि कोर्ट यदि चाहे, यहां देखो दो ऑप्शंस हैं, इसको डायरेक्टली भी भेजा जा सकता है और कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि यह समय साध्य होगा या ऑथेंटिसिटी के साथ जल्दी यहां पहुंच हो जाएगी, ऐसे कंसर्न्स में इसके जो ऑफिसर्स होंगे उस ऑफिसर को समन भेजा जा सकता है। तो इसमें क्या है, इसके तहत या तो डायरेक्ट भेजा जा सकता है, डायरेक्ट भी भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, या फिर यदि कोर्ट चाहे, स्पेशली ध्यान रखो, कोर्ट चाहे तो किसको भेजेगा, ऑफिसर कंसर्न्स जिसके अंदर में ये काम करता है, तो ऑफिसर कंसर्न्ड जिसके अंदर ये काम करते हैं, ऑफिसर कंसर्न्स को, और ऑफिसर कंसर्न्स मतलब क्या होगा, इसको कह सकते हैं हेड ऑफ द ऑफिस, ऑफिसर कंसर्न्स हेड ऑफ द ऑफिस, इसको भी समन भेजा जाएगा, को समन भेजा जाएगा। अब यहां देखो, यहां जो समन भेजा जाएगा तो एक डिफेंडेंट कॉपी एक्स्ट्रा भेजा जाएगा। स्पेशली ध्यान रखो, हमने कहा 27 में किससे संबंधित है, पब्लिक ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। यदि इन लोगों को समन भेजा जाना है तो एक तो डायरेक्ट भेजा जा सकता है, फिर हमने कहा कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो रेलवे वाला व्यक्ति है और उसकी फील्ड ड्यूटी है, वो फील्ड में लगातार घूम रहा है, या उसकी किसी भी व्यक्ति की फील्ड ड्यूटी है जो लगातार फील्ड में घूम रहा है, तो अब ऐसे कंसर्न्स में जो पोस्टमैन होगा या रजिस्टर्ड पोस्ट होगा उससे उस व्यक्ति को चिट्ठी मिलना या समन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब उससे पोस्टल मिलना मुश्किल हो जाएगा और कोर्ट को लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो कोर्ट हेड ऑफ द ऑफिस, जिस ऑफिस में वो नौकरी करता है, उसको समन भेज सकता है। उस ध्यान रखो, भेज सकता है, भेजेगा ही नहीं, कंफर्म नहीं है। अब जब यहां भेजेगा तो यहां क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी भी भेजनी होगी। एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी का मतलब होगा कि एक कॉपी एक्स्ट्रा जो डिफेंडेंट को रखना होगा। आपने देखा होगा ना, एक होता है अभ्यर्थी प्रति या व्यक्तिगत प्रति, मतलब एक होता है ऑफिस प्रति, कार्यालय प्रति। तो इसमें जो एक पेपर होगा, एक उसका कॉपी वो डिफेंडेंट खुद रखेगा और दूसरा जो कॉपी होगा वो ऑफिसर्स उस पे अपना नोट्स या अपना जो कुछ भी है उसके साथ उसको सर्व करने की जो सूचना होगी वो सूचना के साथ ये जो ऑफिसर्स होगा वो कोर्ट को लौटाएगा। इसीलिए जब भी यहां जहां भी, ये ध्यान रखो, जहां भी हम डायरेक्टली सर्व नहीं करते, यदि डायरेक्टली भेज देते तो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट कॉपी होगा। जहां भी इस 27, 28, 29 दोनों में आएंगे, 27 और 28 दोनों में आएंगे, तो कहा जाता है जहां भी हम लोग डायरेक्टली समन सर्व नहीं करते वहां एक डिफेंडेंट कॉपी एक्स्ट्रा भेजना पड़ता है, ताकि वो जो कमांडिंग ऑफिसर है या जो ऑफिसर इंचार्ज है वो एक डिफेंडेंट कॉपी डिफेंडेंट को दे दे और दूसरा जो कॉपी है उस कॉपी में जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उन सब के साथ कोर्ट को वापस करे, ताकि कोर्ट को बताए कि हाँ हमने उसको समन सर्व करवाया, या समन सर्व नहीं हुआ तो किस केस में समन सर्व नहीं हुआ। तो क्लियर। तो स्पेशली ये बात ध्यान रख लो कि जहां भी डायरेक्टली समन नहीं भेजा जाता, समन नहीं भेजा जाता, वहां एक एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी के साथ भेजा जाता है, एक एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी, डिफेंडेंट कॉपी के साथ समन भेजा जाता है। ये स्पेशली ध्यान रखो, ये हर जगह जहां भी, चाहे कोई ऑफिसर्स को भेज रहे हैं या आर्मी में भेज रहे हैं या जहां कहीं भी भेज रहे हैं, तो एक आपको डिफेंडेंट कॉपी एक्स्ट्रा भेजने होंगे।
एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए और दूसरा एक डिफेंडेंट के लिए। क्लियर? किसके लिए? एक तो कमांडिंग ऑफिसर के लिए, और दूसरा किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए। क्लियर हुआ ये मुद्दा? इसके बाद हम लोग लौटते हैं जो 28 है, रूल 28 पूरा 27 की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यह है कि सर्विस ऑन सोल्जर, सेलर्स एंड नेवी मैन, ये किसके लिए होगा? सोल्जर, सेलर या नेवी। मतलब नौसैनिक या सैनिक आदि के लिए, या इसको एयरमैन भी कह सकते हो जो आर्मी में होंगे। तो यदि सैनिक है, नाविक है, या फिर जो नेवी वाले हैं, या जो एयरमैन है, अर्थात इसको हम ऐसा समझ सकते हैं आर्म्ड फोर्स से संबंधित व्यक्ति के लिए, जो कि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता जब तक कि अपने यूनिट्स में होंगे। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? 27 की तरह ही होगा। हम लोग किसको भेजेंगे? कमांडिंग ऑफिसर को भेजेंगे। कमांडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा, कमांडिंग ऑफिसर को समन भेजा जाएगा विद एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी। ये भी ध्यान रखो, विद एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी। एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी के साथ इस व्यक्ति को भेजा जाएगा। अब यह स्पेशली ध्यान रखो 27 और 28 में क्या डिफरेंस है। 27 में जहां सिविलियन कंसर्न्स था या रेलवे का कंसर्न्स था, उसमें क्या था कि कोर्ट डायरेक्टली भेज भी सकती है। यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं, डायरेक्टली भेजना ना तो बेनिफिशियल है, ना टाइम के दृष्टिकोण से, ना समय के दृष्टिकोण से, ऐसे परिस्थिति में कोर्ट उस ऑफिसर को भेज सकती थी। लेकिन 28 कहता है कि यदि यह मुद्दा आर्मी अर्थात सोल्जर, सेलर या नेवी या एयरमैन से संबंधित है, ऐसे कंसर्न्स में फिक्स ही है कि कमांडिंग ऑफिसर को ही भेजा जाएगा। 27 में ऑफिसर को भेजना ऑप्शनल था। ऑप्शनल का मतलब वहां सीधा भी भेजा जा सकता है। 28 में नेसेसरी है, अर्थात जहां भी नेवी, आर्मी, सेलर एक्सेट्रा से संबंधित हो, वहां डायरेक्ट आप भेज ही नहीं सकते, वहां उसके कमांडिंग ऑफिसर को ही भेजना होगा। ये नेसेसरी है, ये अनिवार्य है। कमांडिंग ऑफिसर को भेजना यहां ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य है। ठीक, और उसके बाद समन भेजा जाएगा विद एक्स्ट्रा डिफेंडेंट कॉपी। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं जो 29 है। हाँ, 28 में एक पॉइंट और ध्यान रखो, 28 में ही कंसर्न्स होगा। ये कौन सा सीपीसी है हमारा? और सीपीसी है तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध में भी है। तो यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलिट्री से संबंधित कुछ चीजें भेजनी होंगी तो वहां भी, यदि सिविलियन के भेज रहे थे तो सिविलियन के लिए, और मिलिट्री के लिए भेज रहे थे तो मिलिट्री वाली ही चीजें होंगी। यहां भी वही कंसर्न्स होंगे। यदि पाकिस्तान के या बांग्लादेश में किसी मिलिट्री को भेजना होगा तो उसमें भी हम कमांडिंग ऑफिसर को ही भेजेंगे, सेम उसी तरह। अब यहां होगा 29 कहता है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। मतलब यह होगा कि ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर, मतलब उस ऑफिसर की ड्यूटी क्या होगी जिसमें समन जिसको भेजा गया है। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स जिसे समन भेजा गया है। उसकी ड्यूटी क्या है? तो क्या कहता है होम समन इज डिलीवर्ड और सेंट टू सर्विस। इस व्यक्ति की जिम्मेदारी यह होगा कि अपनी तमाम कोशिश के साथ प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंतर्गत डिफेंडेंट को समन सर्व करवा दे, और इसकी सूचना कि कौन सा किस तरीके से उसने सर्व करवाया, वो सूचना एक कॉपी के साथ कोर्ट को वापस सूचित करे। एक दूसरा, यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो भी इस बात की विस्तृत जानकारी के साथ उसे कोर्ट को वापस सूचित करना होगा कि उसने क्या क्या कंसर्न्स किए, क्या क्या टैक्टिक, क्या क्या उसने कोशिश की, और उस कोशिश के बाद किस तरह वो सफल नहीं हुआ, वो सारी विस्तृत द्वारा कोर्ट में भेजना होगा ताकि कोर्ट उसे अपने फाइल में लगा सके या अपने
फर्दर प्रोसीडिंग में आगे रख सके। तो 29 ये कहता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स। तो ये जिम्मेदारी ये है कि पहली ड्यूटी ये है कि इसमें दो ड्यूटीज हैं इसके। पहला ड्यूटी क्या है कि पूरी कोशिश करे कि टाइम फ्रेम के अंदर उस व्यक्ति को जिससे संबंधित समन है उसको सर्व हो जाए। पूरी कोशिश करें कि प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर समन प्रॉपरली सर्व हो जाए। सर्व हो जाए, यह पहली जिम्मेदारी है। और यदि ऐसा हो गया तो इस बात की सूचना कोर्ट को ड्यू समय में देना होगा। और यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हुआ तो कोर्ट को उचित तरीके से सूचना दे। क्लियर? तो पहली जिम्मेदारी उसकी कोर्ट की क्या है, उसकी उस ऑफिसर की क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत उस व्यक्ति को समन सर्व करवा दे और इस बात की सूचना कोर्ट को उचित तरीके से या उचित माध्यम से सूचित करे। क्लियर हुआ? दूसरा कंसर्न्स ये है, इसी में 29 में ही है कि इफ यदि तमाम कोशिश के बावजूद प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ, if someone not solved after exercising all the options, मतलब यदि सारी कोशिश के बावजूद भी समन सॉल्व नहीं हुआ, if someone not solved after exercising all the possible options, मतलब सारे पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के बावजूद भी यदि समन सर्व नहीं हुआ तो ऐसे कंसर्न्स में दूसरी जिम्मेदारी यही बनती है कि इस बात के लिए भी डिटेल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट या डिटेल सारी एक्टिविटीज वो कोर्ट को इंडोर्स करे ताकि कोर्ट इसे अपने फाइल में लगा सके। तो इस बात की भी विस्तृत सूचना विवरण सहित सूचना कोर्ट को दे दे। भेज दे, अर्थात कोर्ट को भेज दे वो व्हाट्सएवर भी एक्सप्लेनेशन, जो भी उसने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, जो भी उसने एक्टिविटीज किए, जो भी ऑप्शन को उसने एक्सरसाइज किया, वो सारी सूचना के साथ कोर्ट को बाकायदा कारण के साथ वो लिख के भेजे कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, हमारे तमाम कंसर्न्स के बावजूद भी समन सर्व नहीं किया गया, नहीं हो सका, और इस बात को कोर्ट अपने रिकॉर्ड में लगा लेगी। इसके बाद आता है रूल 30। रूल 30 ये कहता है कि यहां जहां कहीं भी कोर्ट को लगे कि कोई ऐसा ऑफिसर जिसकी रैंक, जिसकी डिग्निटी कुछ अधिक है, जिसे समन नहीं भेजना चाहिए या नहीं भेजा जा सकता है, उस व्यक्ति को समन के बजाय कोर्ट एक लेटर भेजेगी जिसमें जज का साइन होगा और वो सारे मुद्दे उसी टाइप के होंगे और उसी मैनर में जवाब देना होगा, वो सारी चीजें करनी होंगे, बस उसका नेम एंड फ्रेम बदल जाएगा और उसकी भाषा शैली बदल जाएगी। ये कहता है रूल 30। रूल 30 कहता है कि यदि कोर्ट को लगे, मतलब कब, यदि कोर्ट को लगे कि व्यक्ति का जो पोस्ट है वो सीनियर है, कि उच्च पदस्थ व्यक्ति है, उच्च पदस्थ व्यक्ति या ऑफिसर है, मतलब एक उच्च पदस्थ मतलब उच्च रैंक वाले व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति को समन भेजना उचित नहीं है, तो ऐसे कंसर्न्स में यदि कोर्ट को लगे तो उच्च पदस्थ व्यक्ति या ऑफिसर को इंस्टीड ऑफ समन, अर्थात समन के बजाय, समन के बजाय कोर्ट की लेटर भेजा जाएगा जिसमें जज का साइन होगा। अर्थात यह होगा यदि कोर्ट को लगे तो उच्च पदस्थ व्यक्ति या ऑफिसर्स के लिए इंस्टीड ऑफ समन
एक लेटर साइंड बाय जज भेजा जाएगा, लेटर साइंड बाय जज भेजा जाएगा। अर्थात इसको समन के बजाय क्या भेजा जाएगा, एक लेटर साइंड बाय जज। मतलब इसकी क्या होगी, इसकी भाषा शैली थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जो नॉर्मल समन का प्रोसेस होगा उससे अलग होगा, ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल होगा ताकि उस पद की गरिमा के अनुरूप हो। जैसा भी, हाँ ये भी ध्यान रखो, ये कैसे, ये भी है कि यदि कोर्ट को लगे या फिर कहीं हाईकोर्ट एटसेट्रा ने कहीं रूल बनाए हो तो फिर उस अर्थ में है। तो ऐसे कंसर्न्स में यदि मान लो, कई बार ये भी तो होता है कि आपको अपने से सीनियर या अपने के बराबर के व्यक्ति को ही, जैसे हमने उसी कंसर्न्स में बात की थी 9 के 1 में ही, कि मान लो किसी कोर्ट के ऑफिसर को ही समन भेजना है, तब कोर्ट के ऑफिसर को, एक कोर्ट का ऑफिसर अपने बराबर वाले को भेज रहा है दूसरे व्यक्ति को समन करने के लिए, तो वो भाषा कैसे होनी चाहिए, वो आदेशात्मक तो हो नहीं सकता। ऐसे ही कंसर्न्स में कहा जाता है कि एक लेटर साइंड बाय जज भेजा जाएगा और उसकी जो भाषा शैली होगी वो केवल डिफरेंट होंगी, उसका जो मैटर होगा वो लगभग सेम होगा जैसा कि नॉर्मल समन में भेजा जाता है, बस डिफरेंट ये होगा कि उसके नेम एंड फेम बदले हुए होंगे। अर्थात ये होगा मैटर, इसमें क्या होगा, मैटर बी द सेम दैट ऑफ द नॉर्मल समन, और सारे के सारे जो अन्य प्रोसेस भी हैं उसका जवाब कैसे देना है, क्या करना है, वो सारे भी सेम होंगे, केवल उसका नाम बदल दिया जाएगा। आई होप कि पूरा ऑर्डर 5 हमें समझ में आ गया, रूल 1 to 30 समझ में आ गया, पूरे समन का जो बेसिक सा पार्ट है, वो महत्वपूर्ण पार्ट है टोटल, वो सारे समाप्त हो गए। अब एक पार्ट बचता है ऑर्डर 16, जिसमें समन टू विटनेसेस की बात है, छोटा सा टॉपिक्स है, कभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में उस बात के लिए चर्चा करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।